नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, व्हेनेवर यू आर एंजॉयिंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपके सामने ठीक सामने इतने सारे टीचर्स जो हमारे खड़े हैं, जो आपको अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, वो इतना सारा हार्डवर्क करते हैं आपके लिए इतने सारे लेक्चर्स लेके आते हैं ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे से जाएं, एकदम तैयार होके और एकदम अच्छे मार्क्स स्कोर करें एंड आप हो हमेशा कामयाब, आप हमेशा सक्सेसफुल रहें। यही हमारी सबसे बड़ी एम है हमारा, यही हमारा सबसे बड़ा गोल रहता है जब भी हम कुछ भी कार्य करते हैं हमारे मैनेज ब्रेन्स में। और हम हमेशा मानते हैं कि हम जरूर होंगे कामयाब हमारे इंटेंशंस में, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स सबसे बेस्ट हैं। बिकॉज आप सब लोग जितनी मेहनत करते हैं आपको सक्सेस मिलनी ही मिलनी है, आज नहीं तो कल। चलिए, तो ये तो हो गया थोड़ा सा आपके लिए इंपॉर्टेंट चीजें। अब हम शुरू करेंगे हमारा आज का लेक्चर। हमारे सक्सेस की तरफ एक और स्टेयर हम आगे चढ़ेंगे, एक और स्टेयर हम आगे बढ़ाएंगे, एक और कदम। और आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 8वीं की जो गणित है हमारी, उसमें जो हमारी आदरणीय, सम्माननीय, रिस्पेक्टेड आदरणीय एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जी है, जिनको हम हर बार पैर छू के नमस्ते करते हैं बिकॉज ये बहुत ही रिस्पेक्टेड है हमारी किताब। क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली होते हैं आपके नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स ही हैं जो आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, पर किस तरीके से उन्हें सवाल के रूप में ढाला जाता है, उनसे सवाल बनाए जाते हैं और कैसे सवाल पूछे जाते हैं परीक्षा में, इसकी अच्छी खासी यहाँ पे आपको एक रेफरेंस मिल जाता है, एक पूरा गाइडेंस मिल जाता है कैसे सवाल एग्जाम में आ सकते हैं। भले वो एमसीक्यू हो, सब्जेक्टिव हो, या फिर ट्रू और फॉल्स हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, हर टाइप के सवाल जो कि आपके छोटे कॉन्सेप्ट से लेकर बड़े बड़े कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाते हैं। तो हमने पिछले सेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सिलसिला आगे बढ़ाया था और आज हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 67, यदि मैं गलत नहीं हूं तो इसके पहले के सारे सवाल, 67 के पहले के सारे सवाल आपको प्रीवियस सेशंस में मिल जाएंगे, जिनके लिंक्स आपको आसानी से अवेलेबल हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे, वरना आपको वैसे भी प्लेलिस्ट में आसानी से मिल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए हम शुरू करते हैं हमारा आज का ये सिलसिला ज्ञान अर्जित करने का। सवाल नंबर 67 से स्टार्ट करेंगे हम। क्या बोल रहा है आपसे कि भाई एक्सटेंड द लाइन सेगमेंट ऑन बोथ द साइड्स टू मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस। किसके? तो भैया यहाँ पे भी एक इमेज है जो कि आपको सवाल में दी गई है, जो भी आपके सामने आएगी कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो यहाँ पे जो P और Q है उसके आपको दोनों एंड्स को क्या करना है, एक्सटेंड करना है लाइन सेगमेंट पे, ताकि आप उनको एक्सिस से मिला सके। देखो, तो Q को एक्सटेंड किया आपने R तक, P को एक्सटेंड किया S तक। What are the coordinates of the points where the line segment meet x axis and y axis? चलिए, x axis and y axis पे जब वो मीट कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे पॉइंट S पे मीट कर रहे हैं, यहाँ पे R पे मीट कर रहे हैं, तो इनके क्या बताने आपको, कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। क्या बताने हैं? कोऑर्डिनेट्स। सबसे पहले तो जो हमें बेसिक चीज याद रखनी है कि x एक्सिस पे किसका राज चलता है। सर, जिसका नाम चलता है उसी का राज चलता है, तो भाई x एक्सिस नाम है तो x का ही राज चलेगा, मतलब y की कोई वैल्यू नहीं होगी। y की वैल्यू कोई नहीं होगी तो मतलब क्या होगी सर, शून्य होगी। तो यहाँ के जो r है उसके बारे में इतना तो पता है कि उसका y कोऑर्डिनेट क्या है, उसका y कोऑर्डिनेट है 0, ठीक है। ऐसे ही जो y एक्सिस है वहां पे भी जिसका नाम है उसी का राज चलेगा, y का नाम y का राज। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा सर, यहां पे हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 0। चलिए, इतना तो तय हो गया। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट की, जो दूसरा कोऑर्डिनेट है। देखो यहां पे अब 0 से लेकर आप कहां तक जा रहे हैं, तो सर हम r तक जा रहे हैं, ठीक है। मतलब आपने x एक्सिस पे कितना ट्रैवल किया, r यूनिट्स, या आप ऐसे भी कह सकते हैं, मान लो अगर ये पॉइंट होता 5 तो आप कितना ट्रैवल करते 5, अगर होता 7 तो आप कितना ट्रैवल करते 7। तो आपने x पे कितना मूवमेंट किया सर, जहां पे वो टच कर रहा है उतना मूवमेंट किया है। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे r,0, जो भी वैल्यू होगी। क्या आपको ये समझ में आया कि वो क्योंकि x एक्सिस पे r पॉइंट पे टच कर रहा है तो 0 से लेकर r तक की दूरी तय करेगा, तो आपका वहां पे कोऑर्डिनेट्स होंगे r,0। ऐसे ही यहां पे भी 0 से लेकर s तक की दूरी तय हो रही है, तो यहां पे कोऑर्डिनेट्स होंगे 0,s। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। तो क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स, और एक तो जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट r के कोऑर्डिनेट्स होंगे r,0। अगर हमें वो वैल्यू दे देता कि 5, 4, 6, 2, 3, 1 जो भी वैल्यू दे देता,
हम उतनी वैल्यू लिख देते, पर क्योंकि यहाँ पे वैल्यू गिवन नहीं है इसलिए हमने ये जनरल टर्म मतलब एक बेसिकली एक रेफरेंस पॉइंट दे दिया है R। अब जब भी आप कोई ऐसी लाइन बनाएंगे तो वहां जो भी पॉइंट पे वो टच होगा 5, 7, 2, 3, 10, 50 आप वो लिख सकते हैं। और पॉइंट S के लिए क्या हो जाएगा, तो सर पॉइंट S के लिए हो जाएगा 0,S। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान यहाँ पे जवाब। तो यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट हमारा यूज हुआ वो हुआ ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे रहने वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे पता लगाएं, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट था कि कौन सी वैल्यू 0 हो जाती है, क्योंकि ये दोनों यूनिक केसेस है जहां पे एक वैल्यू 0 हो जाती है। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सवाल नंबर 68। द फॉलोइंग ग्राफ शोज द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ अ ब्लॉक ऑफ आइस व्हेन हीटेड। तो एक बर्फ के टुकड़े को, एक ब्लॉक ऑफ आइस को आपने हीट किया है, आपने गर्म किया, और उससे क्या हुआ वो हम देख लेते हैं। यूज द ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए सबसे पहला है हाउ फॉर हाउ मेनी सेकेंड्स डिड द आइस ब्लॉक हैव नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब कितने समय तक आइस ब्लॉक में कोई भी चेंज नहीं आया टेम्परेचर में। देखो आइस ब्लॉक कहां पे है सर, 0 पे स्टार्ट होगा। ठीक है, यहां पे वो आइस है, 5 सेकेंड होने के बाद वो अभी भी 0 के बराबर, 10 सेकेंड होने के बाद भी 0 के बराबर, 15 सेकेंड होने के बाद भी 0 के बराबर, 20 सेकेंड सॉरी 20 सेकेंड होने के बाद भी 0 के बराबर, 20 सेकेंड के बाद उसमें टेम्परेचर राइज होना शुरू हुआ। तो शुरू के 20 सेकेंड तक तो उसके टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, 0 था, 0 ही रहा। तो कितने सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स, कितने सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स तक आपका टेम्परेचर 0 था और 0 ही रहा। अब आगे देखिए, फॉर हाउ लॉन्ग देयर वॉज अ चेंज इन टेम्परेचर। अब कितने देर तक टेम्परेचर चेंज होते रहा। तो यहां देखिए भाई 20 सेकेंड के बाद जो टेम्परेचर चेंज होना शुरू हुआ तो वो इंक्रीज होते गया, और फिर यहां पे 100 पे आके वो फिर रुक गया। और क्यों रुक गया, क्योंकि सर ये जो 100 है ये है बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट मतलब इसके बाद पानी उबलना शुरू हो जाएगा, और उबलना शुरू हो जाएगा मतलब उसका वाष्पीकरण हो जाएगा, जिसे हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, इवैपोरेशन कहते हैं। ये आपको साइंस में आपने पढ़ा है। तो जब वो 100 के ऊपर चले जाएगा तो धीरे धीरे पानी इवैपोरेट होना शुरू हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर उतना ही रहेगा, क्योंकि जो एक्सेस हीट वहां पे जनरेट होगी उससे पानी इवैपोरेट हो रहा है। ठीक है, ज्यादा फिजिक्स के ज्ञान के लिए ऑब्वियसली बात है आपको कहां देखना है, मैग्नेट ब्रेन्स, हमारा साइंस का वीडियोस विभूति मैम आपको अच्छे से पढ़ाती हैं। चलिए फिलहाल हम यहाँ पे बात करते हैं कि भाई 100 डिग्री है और उसके बाद वो हो जाएगा कंसिस्टेंट। तो 20 के बाद और 50 तक इतनी दूरी, इतनी देर तक आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, लगातार चेंज हो रहा है। तो आप क्या लिखोगे, 50 - 20 मतलब कितने, 30 सेकेंड। हाउ लॉन्ग, 30 सेकेंड्स तक आपका टेम्परेचर चेंज होते रहा, उसके बाद फिर वो वापस कांस्टेंट हो गया। अब सी पार्ट है यहाँ पे सवाल का, तीसरा पार्ट है कि आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स, कितने समय की हीटिंग के बाद टेम्परेचर बिकम कांस्टेंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपसे पूछ रहा है कि कितनी देर उसको तापने के बाद 100 डिग्री वाला कंसिस्टेंसी आ गया। देखो यहाँ पे दो जगह पे ग्राफ फ्लैट है, कहां पे, एक तो 0 से लेकर ये 20 तक यहाँ पे फ्लैट है, मतलब यहाँ पे कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं आया। दूसरा ये 100 के बाद भी कांस्टेंट है, तो वो पूछ रहा है 100 के बाद जो कांस्टेंट हुआ वो कितनी देर हीट करने के बाद हुआ। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, बिल्कुल साफ सुंदर स्वच्छ जवाब की सर 50 सेकेंड के बाद। 50 सेकेंड के बाद हमारा क्या हुआ, हमारा जो ग्राफ है, हमारा जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो गया 100 डिग्री पे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, व्हाट वाज द टेम्परेचर आफ्टर 25 सेकेंड्स। ठीक है, 25 सेकेंड्स के बाद क्या होगा आपका टेम्परेचर। तो सर 25 सेकेंड्स ये रहे, टेम्परेचर सर यहां कहीं आ रहा है, मतलब 20 के आसपास, थोड़ा कम है 20 से। तो आप लिख सकते हैं कि भाई 18-19 डिग्री सेल्सियस था टेम्परेचर। कितना, 18 से 19 डिग्री। देखो एग्जैक्टली तो हमें नहीं पता, पर जितना हम क्लोज जा पाएंगे तो हमारे हिसाब से 18 से 19 डिग्री के आसपास होगा। कब, 25 सेकेंड के बाद। अब यहां पे क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर आफ्टर 1.5 मिनट्स।
1.5 मिनट के बाद टेम्परेचर कितना होगा। अब यहां पे अगर आप ध्यान देंगे तो 50 सेकंड के बाद टेम्परेचर कंसिस्टेंट है, 55, 60, एक, उसके बाद अगर आगे बढ़ेंगे आप 70 सेकंड, 80 सेकंड, 90 सेकंड, वही होता है 1.5 मिनट। व्हाट डू यू मीन बाय 1.5 मिनट, 1.5 मिनट सर? 90 सेकंड्स होते हैं 1.5 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड 0.5 में हो जाएंगे आधे, 60 और 30 90। तो आपका टेम्परेचर कितना होगा? 100 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा। आप कैसे जस्टिफाई करोगे अपने आंसर को? तो यहां पे आपको थोड़ा सा साइंस यूज करना पड़ेगा कि भाई 100 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो इसके बाद पानी गर्म होकर इवेपोरेट होना, हिंदी में कहें तो उसका वाष्पीकरण होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यदि हम उसके बाद आगे बढ़ाएंगे हीटिंग को तो सिर्फ वाटर इवेपोरेट होता रहेगा, टेम्परेचर उतना ही रहेगा, क्योंकि जो 100 के बाद जितनी भी हीट आप दे रहे हैं वो सारी किसमें यूज हो जाएगी? इवेपोरेट करवाने में पानी को। ठीक है, जब तक ब्लॉक ऑफ आइस ऑब्वियसली वहां पे है। अब जब वो भी अगर पूरा मेल्ट हो जाएगा तो और पूरा इवेपोरेट हो जाएगा तो फिर बर्तन जल जाएगा और मम्मी मारेंगी पकड़ पकड़ के। ठीक है, चलिए, तो मम्मी की मार खाने से बचने के लिए पहले ढंग से बॉईल करें और चेक कर लें कितने पे बॉईल हो रहा है, उसके बाद गैस बंद कर दें। चलिए, ये हो गया हमारा यहाँ पे सवाल समाप्त। अब हम मूव करेंगे सवाल नंबर 69 की तरफ। क्या बोल रहा है आपसे? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द नंबर ऑफ पीपल प्रेजेंट एट अ सर्टेन शॉप एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है भाई, कितने बजे किसी भी शॉप पे कितने ग्राहक होते हैं, कितने कस्टमर होते हैं, उसके बारे में जानकारी दे रहा है ये ग्राफ। ऑब्जर्व द ग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ अ ग्राफ इज दिस? ध्यान से देखिए इस ग्राफ को। क्या आपको यहां पे लकीरें दिख रही हैं? क्या आपको यहां पे लाइंस दिख रही हैं? यस सर। और जैसे ही लाइंस दिखेंगी तो क्या हम इसको बार ग्राफ या कुछ और बोलेंगे? नहीं सर, जब सामने दिख रहा है साफ साफ कि ये लाइन ग्राफ है तो इसका नाम लाइन ग्राफ ही रखा जाएगा। कि ये कौन सा ग्राफ है? लाइन ग्राफ है। अब हम सर सीआईडी तो खेल नहीं रहे हैं कि इसको कुछ और नाम से पुकारें, सिंपल सा नाम है इसका लाइन ग्राफ, वही हमने यहां पे रख दिया, बता दिया आपको। चलिए, बी पार्ट है यहाँ पे सवाल का। व्हाट इंफॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव? अब ये जो सवाल, ये तो ऐसा लगेगा कोई थाली में आपको परोस के दे रहा है। क्यों भैया? आपसे जो पूछा जा रहा है वो आपको ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ इंफॉर्मेशन कि ग्राफ क्या शो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है कि कितने टाइम पे या फिर कितने समय पे कितने ग्राहक दुकान पे होते हैं। जैसा कि साफ साफ यहां लिखा है, द ग्राफ शोज व्हाट इंफॉर्मेशन। ग्राफ का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि हाउ मेनी कस्टमर्स, हाउ मेनी पीपल आर प्रेजेंट इनसाइड द शॉप एट डिफरेंट आवर्स ऑफ अ डे। तो आप जब भी एग्जाम में इसका आंसर लिखें, कृपया सेम टू सेम आंसर ना लिखें जो आपको ऊपर क्वेश्चन में दिया है। थोड़ा सा उसको अपने शब्दों में रिफ्रेश करके उसी बात को अलग तरीके से कहने का प्रयास करें। जैसे उदाहरण के तौर पे मैंने क्या बोला कि द ग्राफ इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, क्योंकि देखो सवाल में क्या लिखा है? इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ग्राफ इज प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन about how many people are present in a certain shop in a particular store at different hours of a day। ठीक है, ग्राफ क्या बता रहा है हमको? तो भाई सिंपल सरल आसान भाषा में ग्राफ हमको बता रहा है, ग्राफ हमको ये जानकारी दे रहा है कि किसी एक पर्टिकुलर दुकान में, स्टोर में, शॉप में कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं दुकान के अंदर अलग अलग समय पर दिन के। जैसे यहां पे देखो दिखा है 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 कितने लोग प्रेजेंट रहते हैं। चलिए, सी पार्ट है, व्हाट इज द बिजिएस्ट टाइम ऑफ डे एट द शॉप। अब देखो जो शॉप है या जो स्टोर है उस पे बिजिएस्ट टाइम आप कैसे देखोगे? सर, जिस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्राहक है, सबसे ज्यादा लोग दुकान के अंदर होंगे उसे कहा जाएगा बिजिएस्ट आवर, है कि नहीं? यस सर। तो यहां पे देखिए सबसे ज्यादा जो आपके कस्टमर्स हैं वो दोपहर में आ रहे हैं, 25 लोग आ रहे हैं। कितने बजे? 1 बजे के आसपास। तो आप बिजिएस्ट आवर क्या बोलोगे? आप ऐसा बोल सकते हो, मे बी यहां पे अगर आप देखें तो ये 12:30 से 1:30 वाला टाइम आप बोल सकते हैं कि इस बीच में सबसे ज्यादा ग्राहक होते हैं। कितने तक होते हैं? 25 ग्राहक के आसपास होते हैं। तो आप क्या बोल सकते हो? बिजिएस्ट टाइम। आप केवल 1 PM भी लिख सकते हैं। ठीक है, कि भाई एग्जैक्ट 1 PM पे 25 लोग हैं। आप 12:30 से 1:30 भी लिख सकते हैं कि भाई इस टाइम पे सबसे ज्यादा ग्राहक होते हैं। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। 1 PM आपका जवाब हो सकता है। हाउ मेनी पीपल एंटर द शॉप व्हेन इट ओपन। मतलब इतनी फेमस शॉप है कि दुकान खुलते ही, स्टोर ओपन होते ही लोग एंटर कर जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए
10 बजे मान लीजिए ओपन होने का टाइम है, तो उसके पहले ही यहाँ पे कुछ लोग खड़े हैं, तो 10 बजे 5 से थोड़े कम, मतलब 4 लोग आप कह सकते हैं कि शॉप ओपन होते ही आ जाते हैं। इनफैक्ट कुछ लोग जैसे 2 या 3 लोग तो शॉप ओपन होने से पहले ही लाइन में खड़े रहते हैं। तो जैसे ही शॉप ओपन होती है, मान लो 10 बजे ओपन होती है, क्योंकि उसके पहले का हमें इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, तो हम ये मान के चलेंगे कि 10 से पहले शॉप नहीं खुलती है। तो 10 बजे शॉप खुलते ही 4 लोग के आसपास यहां पे अंदर आ जाते हैं स्टोर के, अपनी शॉपिंग करने के लिए। चलिए, अबाउट हाउ मेनी पीपल आर देयर इन द शॉप एट 1:30 PM। देखो 1 और 2 के बीच में आएगा 1:30, है कि नहीं? यस सर। 1:30 पे कितने लोग हैं, जरा यहाँ पे गौर फरमाइए सर। 20 पे यहाँ पे टच हो रहा है हमारे हिसाब से, ये रहा पॉइंट 1:30 वाला, ठीक है। चलिए, तो ये टाइम हो गया 1:30। अब ग्राफ की मदद से हम बताएंगे कितने लोग हैं यहाँ पे, तो इसके हिसाब से 20 लोग, कितने 20 पीपल हैं सर, जो कि हमारे यहाँ पे इस शॉप में हैं एट 1:30 PM। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। हम यहाँ पे कर सकते हैं स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। सवाल नंबर 70 क्या बोल रहा है आपसे? अ मैन स्टार्टेड हिज जर्नी ऑन हिज कार फ्रॉम लोकेशन ए एंड केम बैक। ओके, एक कोई व्यक्ति है जिसका नाम, जिसने क्या किया है, अपनी एक जर्नी स्टार्ट की है फ्रॉम लोकेशन ए पॉइंट से स्टार्ट की है और घूम फिर के समस्त जगत का चक्कर लगा के वो वापस ए पे आ गया है, ठीक है। चलिए, दिस गिवन ग्राफ शोज हिज पोजीशन एट डिफरेंट टाइम्स ड्यूरिंग द होल जर्नी। तो जब भी वो घूम रहे थे तो उन्होंने कब, कहां, कैसे, क्या घूमा, कहां पे वो रुके, कहां पे वो चले, वो सब जानकारी इस ग्राफ के द्वारा प्रोवाइड कराने का प्रयास किया गया है। चलिए, और प्रश्न क्रमांक ए जिसका हमें जवाब देना है, एट व्हाट टाइम डिड ही स्टार्ट एंड एंड हिज जर्नी। कितने बजे उन्होंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया और कितने बजे खत्म किया। देखिए यहाँ पे जो आपका ग्राफ स्टार्ट हो रहा है वो 5 और 6 के बीच में स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो 5 और 6 के बीच में क्या आएगा सर? 5:30 आएगा। तो स्टार्ट करने का टाइम कितना बोल सकते हैं हम सर? 5:30 AM कहा जा सकता है। बहुत बढ़िया, जी हाँ बिल्कुल, 5:30 AM पे उन्होंने स्टार्ट किया। एंड एंड कितने बजे किया है? तो देखिए शाम को 6 बजे वापस जो है उनकी कार लैंड हो रही है, मतलब यहाँ पे फ्लाइट नहीं, कार जो है वो रुक रही है। कहां पे? 6 बजे शाम को वापस 0 पे आके रुक रही है। तो हम बोलेंगे कि भाई 6 PM पे उन्होंने एंड किया। तो स्टार्ट किया उन्होंने 5:30 पे और एंड किया उन्होंने 6 PM पे। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई शंका मन में? ठीक है। चलिए, आसान सवाल दूसरा, व्हाट वाज द टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। अब उनकी जो पूरी जर्नी थी इसकी टोटल ड्यूरेशन क्या थी? देखिए सर, 6 बजे से लेकर 6 बजे तक तो 12 घंटे हो गए क्लियरली। उसके बाद आधा घंटा एक्स्ट्रा, बिकॉज 5:30 पे शुरू किया था, 6 बजे नहीं। तो आप लिख सकते हैं 12.5 आवर्स। उनकी जर्नी कितनी थी? 12.5 आवर्स की थी। हालांकि बहुत जगह वो रुके, लेकिन हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। कुल मिला के जर्नी कितनी थी? 12.5 आवर्स की थी। विच जर्नी फॉरवर्ड और रिटर्न वॉज ऑफ लॉन्गर ड्यूरेशन। तो अब भाई वो बोल रहा है कि यहां से अब एक जगह पे गए होंगे, फिर वहां से वापस आए होंगे, तो जाना ज्यादा टाइम लगा कि आने में ज्यादा टाइम लगा। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो भाई 5:30 पे शुरू किया और आपको पहुंचने में यहां पे लग गए, क्योंकि यहां से वापस आना शुरू हो गया है ग्राफ, ठीक है। तो आपने 5:30 से शुरू किया और 2 बजे तक आप चल रहे थे, तब आप पहुंचे हैं, ठीक है। कितना हो गया ये सर? ये हो गया लगभग ते ऑलमोस्ट कितना टाइम सर? 6 से 12, 6 और 2 8.5 घंटे सर। 6 से 12 होगा 6 घंटे और 2 घंटे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 घंटे और आधा घंटा और 8.5 आवर्स, ठीक है, जाने में, ठीक है। वापस आने में 2 बजे शुरू किया और 6 बजे घर, मतलब 4 घंटे में वापस। तो कौन सी जर्नी में ज्यादा टाइम लगा? ऑब्वियस सी बात है सर, जाने में, फॉरवर्ड वाली जर्नी में ज्यादा टाइम लगा। तो फॉरवर्ड जर्नी क्या लिखोगे आप? फॉरवर्ड जर्नी में ज्यादा टाइम लगा। यदि आपको ठीक लगे, आपके पास समय हो, तो ब्रैकेट में लिख दी, टाइम भी लिख दीजिएगा कि 8.5 आवर्स लगे उनको जाने में। चलिए, हाउ मेनी आवर्स डिड ही नॉट मूव। तो कितने घंटे तक या कितने समय तक उन्होंने कोई भी मूवमेंट नहीं किया, मतलब वो आगे नहीं बढ़े। और जब आगे नहीं बढ़ेंगे तो डिस्टेंस कितना ट्रैवल होगा सर? जहां पे रोका था उतना ही ट्रैवल होगा। जैसे यहां पे देखिए 6 बजे से लेकर
9:30 बजे तक लगभग या 9:15 तक वो एक ही जगह पे हैं, उनका डिस्टेंस चेंज नहीं हुआ है। अब ऐसा तो होगा नहीं कि वो चक्कर लगा रहे होंगे कि यहीं पे घूम रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। 6 बजे से लेकर 9:15 बजे तक वो कुछ भी मूवमेंट नहीं कर रहे थे, ठीक है। तो कितना टाइम हो गया ये सर? एक तो हो गया 6 से लेकर 9:15 तक, जो कि लगभग है ऑलमोस्ट हो गया 3 घंटे 15 मिनट, ठीक है। उसके बाद दूसरी बार जहां पे फ्लैट कब आया वो है 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, 10 बजे से लेकर 1 बजे तक, जो कि लगभग है 1, 2, 3 घंटे। तो 3 घंटे ये भी मान लीजिए, क्योंकि भैया 10 बजे से लेकर 1 बजे तक गाड़ी नहीं चली है, 1 बजे के बाद वापस स्टार्ट किया उन्होंने, तो कुल मिला के 6 घंटे 15 मिनट उन्होंने आराम किया है यहाँ पे, ठीक है। पहले कब? पहले 6 से लेकर 9:15 तक, उसके बाद 10 से लेकर 1 बजे तक। तो हाउ मेनी आवर्स? 6 hours 15 minutes। तो देखा जाए तो जाते समय उन्होंने यूं तो ट्रैवलिंग में कम ही टाइम लिया, लेकिन क्योंकि किंतु परंतु रेस्ट भी इंक्लूडेड है, इसलिए उनको ज्यादा समय लग रहा था फॉरवर्ड जर्नी में, ठीक है। अब यहाँ पे एट व्हाट टाइम डिड ही हैव द फास्टेस्ट स्पीड? सबसे ज्यादा तेज गति उनकी कब थी, ये आपको बताना है। अब देखो यहाँ पे गति का अनुमान आप कैसे लगाते हैं? सर गति का अनुमान लगाने के लिए आपका सबसे बड़ा मित्र यहाँ पे आपका ग्राफ है, ठीक है। कितने घंटे में कितना ट्रैवल किया? उदाहरण के तौर पे यहाँ देखिए, आधे घंटे में 20 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी हो गई? सर यदि आधे घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे तो आपकी स्पीड हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। आपने लिख दिया 40 किलोमीटर प्रति आवर, बहुत बढ़िया है कि नहीं भाई? अब डिस्टेंस, स्पीड कितना होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिवाइड करके देख लो, हाफ का उल्टा हो जाएगा तो 40 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप 9:15 से देखिए कितने बजे तक, तो भाई 9:15 से लेकर 10 बजे तक, मतलब कितने हो गए सर? ये पूरा 1 घंटा नहीं है, 45 मिनट्स है, ठीक है। तो 45 मिनट्स में भी उन्होंने 20 घंटे किया है। तो यहाँ पे उनकी 20 किलोमीटर किया है, देखो 20 से लेकर 40 पे पहुंच गए, तो मतलब क्या हुआ? 45 मिनट्स मतलब 3/4 आवर, ठीक है। इसमें भी आपकी स्पीड कितनी है? 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो जब आप इसको निकालेंगे स्पीड को, आपका जवाब कितना आएगा? सर हमारा जवाब आएगा 80 डिवाइड बाई 3, मतलब लगभग कितना हो जाएगा सर? 80 डिवाइड बाई 3 मतलब लगभग हो जाएगा 3 2 6, कितना हो जाएगा सर? 26 पॉइंट समथिंग, ठीक है। क्या ये ठीक है? 26.67 हमारे हिसाब से, 3 2 6, 20 बचेगा तो 3 6 18, हाँ 26 पॉइंट समथिंग लगभग, ठीक है। चलो उसके बाद यहाँ पे देखो 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक जो उनकी स्पीड है, क्योंकि उसके बाद ग्राफ हल्का सा टिल्ट हो रहा है, तो 1 से लेकर 1:30 बजे तक उन्होंने क्या किया? तो आधे घंटे में, कितने में? आधे घंटे में भाई साहब ने कितना ट्रैवल कर लिया? पहले 40 पे थे, फिर 80 पे पहुंच गए, तो आधे घंटे में 40 किलोमीटर, तो स्पीड कितनी हो जाएगी? 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद फिर आधे घंटे में कितना ट्रैवल किया? 20 किलोमीटर, तो यहाँ पे स्पीड कितनी हो गई? यहाँ पे स्पीड हो गई 40 किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि आधे घंटे में यदि आप 20 ट्रैवल करेंगे तो 1 घंटे में कितना करेंगे? 40, और वही आपकी स्पीड हो जाएगी। वापस आते समय 2 बजे से लेकर आपने 5:30 बजे तक लगातार ट्रैवल किया, तो लगभग कितना हो गया? 3.5 घंटे हो गए, 3.5 आवर्स, है ना। और डिस्टेंस कितना हो गया? 100 से लेकर 20, मतलब 3.5 आवर्स में 80 किलोमीटर। डिवाइड करोगे आपको मिलेगा 800/35, लगभग स्पीड आएगी 35 दूनी हो जाएगा 70, तो 20-25 के आसपास मान लो, 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर प्रति आवर, नॉट एग्जैक्टली उसके आसपास। लास्ट में आपने आधा घंटा ट्रैवल किया भाई, आधे घंटे में 20 किलोमीटर, तो मतलब 40 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड। तो कुल मिला के यहाँ पे ये वाला जो हिस्सा है जहां पे आपकी स्पीड हो जा रही है 80 किलोमीटर प्रति आवर, तब आप सबसे तेज चल रहे हैं। कब? यहाँ पे। और देखा जाए तो आपको ये जो सारी कैलकुलेशन मैंने करी है वो करने की जरूरत भी नहीं थी। अब ग्राफ देखकर ही समझ सकते हैं कि देखो वहां का जो ग्राफ है वो काफी स्ट्रेट हो रहा है, काफी स्टीप राइज हो रहा है एकदम से, जिसका मतलब साफ है कि यहाँ पे गाड़ी तेज चल रही है। तो 1 से 1:30 बजे के बीच में कितना? एट व्हाट टाइम? तो सर 1 PM टू 1:30 PM तक, 1 घंटे से 1 बजे से लेकर 1:30 बजे तक, मतलब आधे घंटे के लिए उन्होंने अत्यंत तेज वाहन चलाए, क्योंकि उन्होंने आधे घंटे में
40 किलोमीटर कवर कर लिया, मतलब 1 घंटे में स्पीड कितनी होती, 80 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड होती। हालांकि इतनी तेज गाड़ी चलाना गलत बात है, परंतु हम उनको नहीं रोक सकते, आपको तो हम समझा सकते हैं। कृपया गाड़ी धीरे चलाएं, स्पीड लिमिट का ध्यान रखें और ट्रैफिक नियम का पालन करें, जनहित में जारी। चलिए सवाल नंबर 71 यहां पे आ गया है। क्या बोल रहा है आपसे, द फॉलोइंग ग्राफ शोज द जर्नी मेड बाय 2 साइकिलिस्ट, ठीक है, 2 साइकिलिस्ट है ए और बी, ठीक है, फ्रॉम टाउन ए टू टाउन बी, द अदर फ्रॉम टाउन बी टू टाउन ए, तो अपोजिट जा रहे हैं, एक ए से बी जा रहा है, एक बी से ए जा रहा है, ठीक है। चलिए, एट व्हाट टाइम डिड द साइकिलिस्ट 2 रेस्ट, हाउ लॉन्ग डिड द साइकिलिस्ट रेस्ट। देखो साइकिलिस्ट 2 की बात हो रही है यहां पे, जो कि है डैश डैश वाला लाइन, ठीक है, ये रहा। उसने कब रेस्ट लिया सर, रेस्ट का मतलब है उसने मूवमेंट नहीं किया, और मूवमेंट नहीं होने पे ग्राफ कैसा हो जाता है, ऐसा पैरेलल हो जाता है एक्स एक्सिस के, क्योंकि समय तो चल रहा है, ठीक है, तो समय चल रहा है लेकिन आप नहीं चल रहे हैं, तो आप कैसे हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएगा यहां पे ग्राफ एक्स एक्सिस के। कितने बजे तक हुआ सर, ये 8:30 से 9 के बीच में, मतलब देखो 8:30 और 9 के बीच में आएगा 8:45, तो 8:45 से 9 बजे तक, ठीक है। एट व्हाट टाइम, तो सर 8:45 AM से 9 AM तक आप रेस्ट कर रहे थे, आप मतलब साइकिलिस्ट 2, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग डिड द साइकिलिस्ट, कितनी देर तक रेस्ट किया उन्होंने, तो सर 15 मिनट का रेस्ट लिया है साइकिलिस्ट महोदय ने। कितने देर का, 15 मिनट का, ठीक है। 8:45 से 9, आपको कैसे पता 8:45, वहां तो लिखा भी नहीं है सर, 8:30 और 9 के बीच में तो 8:45 ही आएगा, और 9 बजे तक उन्होंने वापस स्टार्ट कर दिया। चलिए, वॉज साइकिलिस्ट 2 साइकिलिंग फास्ट और स्लोअर आफ्टर द रेस्ट, क्या रेस्ट लेने के बाद उनकी स्पीड एकदम से तेज हो गई है। आप चाहें तो एक्चुअल स्पीड भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अदरवाइज यदि आप ग्राफ को देखें तो आपको समझ में आएगा कि 9 बजे के बाद से एकदम से ग्राफ थोड़ा सा तेजी से बढ़ने लग गया एज कंपेयर टू पहले वाला टाइम। अब यहां पे भी देखेंगे तो यहां पे उन्होंने क्या किया, 8 बजे शुरू हुआ और 8:45 पे, तो मतलब 45 मिनट्स में 10 किलोमीटर। लेकिन उसके बाद 9 बजे से मतलब 1 घंटे में 1 आवर में कितना, 1 आवर में बंदे ने कितना ट्रैवल किया, 10 से 30 मतलब 20 किलोमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है यहां पे स्पीड उनकी तेज होगी, क्योंकि अगर 10 से 20 जाने में उन्हें डबल टाइम लगना चाहिए था, 45 का डबल कितना हो जाता, 1.5 घंटा, पर यहां पे उन्होंने 1 घंटे में ही वो डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया, तो मतलब ऑब्वियस सी बात है वो तेज कर रहे थे। तो यस, आप क्या लिखोगे, यहां पे आपका जवाब होना चाहिए यस, ठीक है। चलिए, एट व्हाट टाइम डिड द 2 साइकिलिस्ट मिस, दोनों साइकिलिस्ट की मीटिंग कब हुई, कब वो दोनों एक दूसरे से मिले। अब तो वो कैसे पता लगेगा सर, वो पता लगेगा उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, जो कि है 9 बजे। 9 बजे यहां पे दोनों साइकिलिस्ट मीट करते हैं, कितने बजे, 9 बजे, 9 AM पे साइकिलिस्ट ने मीट किया एक दूसरे को, ठीक है। चलिए, हाउ फार हैड द साइकिलिस्ट 2 ट्रैवल्ड व्हेन ही मेट द साइकिलिस्ट 1, जब साइकिलिस्ट 2 ने साइकिलिस्ट 1 से मीटिंग की तब वो कितने डिस्टेंस को कवर कर चुका था। तो सर यहां पे देखिए 10 किलोमीटर हो रहा है। अब साइकिलिस्ट 2 ने यहां से स्टार्ट किया है, तो ये उसका ग्राफ होगा, तो वो कितना ट्रैवल करके आ चुका है, तो उन्होंने यहां तक ट्रैवल कर लिया है, तो कितना होगा, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर। अब यहां देखिए अगला सवाल है हमारा कि व्हेन साइकिलिस्ट 1 रीच्ड टाउन ए, जो पहला साइकिलिस्ट है वो कहां पहुंच रहा है, वो टाउन ए पे पहुंच रहा है। तो देखो ये रहा टाउन ए, ठीक है, यहां पहुंचना है आपको, तो यहां साइकिलिस्ट ए कब पहुंच रहा है, तो ये रहा आपका पहला साइकिलिस्ट, वो पहुंच रहा है 9:30 बजे। भाई यहां पे उसकी दूरी हो रही है 0, मतलब वो टाउन ए पहुंच गया है। तो जब वो टाउन ए पहुंच गया है अपना साइकिलिस्ट ए, जो साइकिलिस्ट पहला वाला है साइकिलिस्ट 1, आपको बताना है हाउ फार वॉज साइकिलिस्ट 2 फ्रॉम टाउन बी। तो साइकिलिस्ट 2 जो है वो टाउन बी से कितना दूर है, तो भाई ये रहा साइकिलिस्ट ए, वो पहुंच गए 9:30 बजे। उतने टाइम पे 9:30 बजे साइकिलिस्ट बी कहां है, सर उसने 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है। अभी कितना ट्रैवल करना बाकी है सर, अभी 20 से 30 जाना, टाउन बी है 30 पे, ये रहा टाउन बी का लोकेशन, तो अभी है वो 20 पे, जाना है उसको 30 पे, तो 10 किलोमीटर दूर है, कितना, 10 किलोमीटर दूर है वो। एक बार दोबारा समझते हैं क्या बोला हमें सवाल में, खासकर लास्ट वाला पार्ट, कि व्हेन साइकिलिस्ट 1 रीच्ड टाउन ए,
हमें कैसे पता साइकिलिस्ट 1 टाउन ए पहुंच गया है? सर उसने यहां से स्टार्ट किया था, टाउन बी से आगे बढ़ते बढ़ते वो यहां तक पहुंच गया जहां पे है आपका टाउन ए। तो उसकी टाउन ए से दूरी पहले 30 थी, जो उसके साइकिलिंग की वजह से कम होकर कितनी हो गई, यहां पे आकर हो गई 0। तो 9:30 बजे वो पहुंच गया टाउन ए। इसी समय, ठीक इसी समय 9:30 बजे साइकिलिस्ट बी कहां है, तो वो हमें बताना था। तो भाई वो है यहां पे 20 किलोमीटर पे। हमें यह बताना था कि उसकी दूरी कितनी है टाउन बी से। तो भाई साइकिलिस्ट 2 की दूरी है अभी 20 से 30, मतलब 10 किलोमीटर की दूरी अभी तय करना बाकी है, क्योंकि जब वो यहां पहुंच जाएगा 30 पे, तब हम मानेंगे कि हां उसने टाउन बी को पहुंच गया है। वो कितने बजे? 10 बजे। तो कितने किलोमीटर बाकी है? 10 किलोमीटर बाकी है, जो वो आधे घंटे में कवर करेगा ग्राफ के हिसाब से। चलिए स्क्रीन क्लियर, सवाल यहां पे होता है समाप्त, हम मूव करेंगे। सवाल नंबर 72 क्या बोल रहा है हमसे कि अजीता स्टार्ट ऑफ फ्रॉम होम एट 7 आवर्स। ठीक है, 7 बजे अजीता ने शुरू किया है विथ हर फादर ऑन अ स्कूटर दैट गोज एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो उन्होंने 7 बजे शुरू किया एक स्कूटर पे जिसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति आवर की है। तो आपको ये 7 याद होना चाहिए, स्पीड याद होनी चाहिए। एंड ड्रॉप्स हर एट द स्कूल आफ्टर हाफ एन आवर। अच्छा एक बात बताओ, इससे हमें क्या पता चलता है कि आधे घंटे में छोड़ दिया सॉरी, मतलब अब हम आपसे ये पूछ रहे हैं यदि आधे घंटे में छोड़ दिया है तो स्कूल की और घर की दूरी हम बता सकते हैं क्या? सर पहले स्टेटमेंट से हमें स्पीड पता है कितना, 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, हमें टाइम पता है कितना, हाफ एन आवर, हाफ आवर। ठीक है, निकालना क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस कैसे निकालोगे सर? डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो यहां हो जाएगा 30 इंटू 1/2, जो कि होता है 15 किलोमीटर, जो कि होता है 15 किलोमीटर। ठीक है तो मतलब 7 बजे स्कूल जाने के लिए निकले, 7:30 बजे स्कूल पहुंच गए, जो कि 15 किलोमीटर दूर था। अब क्या बोल रहा है आगे, शी स्टेज इन स्कूल टिल 1:30। ठीक है, व्हाट इज 13:30? सर 12 होता है 12, उसके बाद आएगा 1, तो 1:30 को लिखेंगे। एंड टेक्स एन ऑटो रिक्शा टू रिटर्न होम। ठीक है, द रिक्शा हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द अबव सिचुएशन एंड ऑल्सो डिटरमाइन द डिस्टेंस ऑफ अजिता स्कूल फ्रॉम हर हाउस। देखो ये वाला पार्ट तो हमने पहले ही कर लिया, बिना सवाल पढ़े ऊपर ही। कितना है डिस्टेंस? सर डिस्टेंस है यहाँ पे स्कूल का घर से 15 किलोमीटर। अब ये ऑटो रिक्शा का कितना स्पीड है? तो सर ऑटो रिक्शा की अगर बात करें तो यहां पे हम ऑटो रिक्शा की यदि चर्चा करें तो उसकी स्पीड है 10 किलोमीटर प्रति आवर। उसने डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? तो भाई डिस्टेंस ट्रैवल करना है 15 किलोमीटर, जो हमने पहले ही निकाल लिया है। टाइम कितना लगेगा? टाइम हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 15/10 मतलब 1.5 आवर, दैट इज 1.5 घंटा, 90 मिनट्स। अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा? तो देखो यहां पे आपका जो ग्राफ होना चाहिए वो शुरू होना चाहिए कितने बजे? 7 बजे से। ठीक है, 7 से लेकर 7:30 तक आप क्या करेंगे? घर से स्कूल जाएंगे। तो आप डिस्टेंस ट्रैवल करेंगे कितना? मान लीजिए आपने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, तो यहां पे आप बनाइए 5, 10, 15, उसके बाद फिर क्योंकि आपको वापस ही आना है तो आप 20 तक लिख लीजिए, पर एक्चुअली तो आपको स्कूल से वापस ही आना है तो जरूरत नहीं है। 7 के बाद नेक्स्ट बनाओगे आप 8 बना सकते हो। ठीक है, बीच में आपका 7:30 आएगा तो आपने बीच में ही 15 किलोमीटर ट्रैवल कर लेना है। फिर 7:30 से लेकर 1:30 बजे तक आप कुछ भी ट्रैवल नहीं कर रहे, तो मान लीजिए ये हो गया 13:30, ऐसे आप ड्रॉ करते जाएंगे आगे। ठीक है, यहां से आप वापस आ रहे हैं कितने की स्पीड पे? तो यहां से आप स्पीड आ रहे, आपकी स्पीड हो जाएगी कम, तो ग्राफ आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा क्योंकि आपकी स्पीड कम है। यहाँ पे स्पीड ज्यादा थी इसलिए ग्राफ थोड़ा स्टीप था, थोड़ा स्टैंडिंग पोजीशन की था, थोड़ा ज्यादा झुका हुआ नहीं था। वहां पे क्योंकि स्पीड कम है, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए आपको ज्यादा ड्रैग करना पड़ेगा आपके ग्राफ को। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर, आपको ग्राफ समझ में आ गया होगा। सारी वैल्यूज को आपने लिखना और अच्छे से ड्रॉ करना है, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। खाली देखने वाली बात क्या होगी कि 7 से लेकर 7:30 तक आपका ग्राफ थोड़ा सा स्टीप रहेगा, 7:30 से लेकर 1:30 तक ग्राफ एकदम फ्लैट रहेगा, क्योंकि आप स्कूल में है तो वो मूव नहीं करेंगी अजीता जी। फिर स्कूल से वापस आएंगी 1:30 से, तो 1:30 से लेकर कितना हो जाएगा? 1.5 घंटा, मतलब 1:30 से 2:30,
2:30 से 3 बजे तक उनका ग्राफ ऐसे नीचे जाते जाएगा कि वो स्कूल से घर आ रही हैं एट द स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर प्रति आवर, जिसमें उनको 1.5 घंटा लग रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सवाल नंबर 72 क्या बोल रहा है आपसे कि ड्रॉ द लाइन ग्राफ यूजिंग सुटेबल स्केल टू शो द एनुअल ग्रॉस प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। यहां पे अलग अलग वैल्यूज, आपको 5 साल के अलग अलग नंबर्स दिए, आपको क्या बताना है, आपको लाइन ग्राफ बनाना है। चलिए तो ये ईयर तो हो गया आपका एक्स एक्सिस पे, बहुत आसान, 1 2 3 4 5। ग्रॉस प्रॉफिट आप देखें तो वैल्यूज काफी बड़ी बड़ी है, ठीक है। तो आप यहां पे आपकी वैल्यूज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके यूज करेंगे। जैसे देखो यहां पे आप शुरू मिनिमम क्या हो रहा है, यहां पे 1140 हो रहा है, ठीक है, 11,40,000, उसके अलावा फिर 12 लाख है, 17 लाख, 15 लाख, 14 लाख। तो आप कहां से स्टार्ट कर सकते हो, आप 11 लाख से शुरू कर सकते हो, ठीक है। तो आपका एक्स एक्सिस तो आसान है भाई, 1 2 3 4 5 है ना। चलिए वाई एक्सिस पे हालांकि जैसे आप बनाओगे 11 लाख माफ कीजिएगा, तो यहां पे 11 1 2 3 4 5, नेक्स्ट होगा 12 लाख। सर लेकिन हम बीच की वैल्यूज कैसे दर्शाएंगे, तो देखिए आपका जो ग्राफ पेपर होता है ना, वहां पे एक ब्लॉक के अंदर होती हैं 10 लाइनें। अगर मैं आपको एग्जैक्ट डिटेल में बताऊं, ठीक है, तो कितनी होती हैं, 10 लाइनें होती हैं। हर एक लाइन आपका एक मूवमेंट बताती है। तो जब आप 11 लाख से एक लाइन ऊपर जाएंगे वो हो जाएगा 11,10,000। 2 लाइन ऊपर जाएंगे, वो जो हल्की लाइट ग्रीन लाइन होती है वो हो जाएगा 11,20,000। ऐसे ही जो मिडिल में थोड़ी डार्क लाइन होती है वो मिडिल वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप मार्क करके आसानी से अपना जवाब बता सकते हैं। अगर मैं आपको ग्राफ का एक इमेज दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार दिखना चाहिए। भाई आपने यहाँ पे 0 से शुरू किया, 0 के बाद 10 11 12 13 कहां तक ले गए आप, 17 18 तक ले गए। अब जैसे पहली वैल्यू है एग्जैक्टली 17 लाख, तो ये 17 पे आ गया आपका पहला पॉइंट फर्स्ट ईयर के लिए, आसान, ठीक है। चलिए दूसरी वैल्यू क्या है सर, दूसरी वैल्यू है 15,50,000। ये कहां पे आएगा, तो वो जो ग्रीन कलर का बॉक्स आप देख रहे हैं यहां पे, उसमें मिडिल में होती है एक हल्की सी डार्क लाइन। 3 शेड होते हैं, देखो एक होता है बॉक्स की बाउंड्री वाला सबसे डार्क, है ना, उसके बाद एक बीच में होता है उससे थोड़ा सा लाइट, और सबसे लाइट होता है उसके भी बीच में, है ना। तो जो बीच वाला शेड है वो आपको दिखाएगा 15,50,000, 15,50,000। तो वो बीच वाले को आप मार्क करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है 11,40,000, तो वो कैसे करोगे, तो वही जो आपकी डार्क ग्रीन लाइन है जो बीच में है, उसके जस्ट नीचे वाली हल्की लाइन जो है थोड़ी लाइट ग्रीन जो है, वो आपकी एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास है। तो वहां पे एक सर्कल बना के अपना पॉइंट हाईलाइट कर सकते हैं। हालांकि ये इतने छोटे छोटे होते हैं, इतना कम कम गैप होता है कि अक्सर इंसान जब गोला बनाता है तो वो आसपास की वैल्यू पे बन जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती, ठीक है। 12,10,000, तो भाई 12 लाख से हल्का सा ऊपर बनेगा वो, और आप आसानी से उसको मार्क कर सकते हैं। 14,90,000, तो भाई 15 से थोड़ा सा नीचे कुछ यहाँ पे, ठीक है, कुछ इस प्रकार। तो ऐसे आप आसानी से बना सकते हैं। थोड़ा सा 19-20 अगर होगा तो इतना कोई उसमें दिक्कत नहीं है, पर हाँ ऐसा नहीं कि 14,90,000 को बना दो 16 के आसपास, इतना मत करना। 1490 को 15 के आसपास, 1210 को 12 के आसपास, 13 के पास मत लेके जाना कि राउंड फिगर हो जाएगा, ठीक है, उस बात का विशेष ध्यान रखें। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। आपका ग्राफ ये बहुत आसान था, सिर्फ टेबल दिया था और आपको ग्राफ बनाना था, आपने वो बना दिया और अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ गए हैं हमारे साथ। चलिए अब यहां पे क्या हो रहा है, सवाल नंबर 74 की कहानी समझते हैं। द फॉलोइंग चार्ट गिव्स द ग्रोथ इन हाइट in terms of percentage of full height and of girls and boys in their respective ages, ठीक है। चलिए तो अब हुआ क्या यहाँ पे भाई, कितने ईयर्स में कौन सी हाइट थी, कितनी हाइट थी व्यक्ति की, वो आपको परसेंटेज के रूप में बताया है, और आपको क्या करना है, आपको बताना है इसको ग्राफ के रूप में। शुरू कहां से हो रहा है, देखो 77% मतलब 70 से नीचे तो बात ही नहीं हो रही है, 77 से मिनिमम स्टार्ट हो रहा है, 72 से माफ कीजिएगा। तो आप 70 के ऊपर की वैल्यू से स्टार्ट कर सकते हैं आपका एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस, है ना। तो आपका वाई एक्सिस कहां से स्टार्ट होगा, 70 के ऊपर से। तो शून्य के बाद पहली वैल्यू जो आएगी वो आएगी 70, फिर नेक्स्ट आएगी, सर आप चाहें तो 75 कर सकते हैं, बिकॉज ज्यादा नहीं, आपको 100 तक ही जाना है। तो 70 75 80 फिर 85 90 फिर 95 और लास्ट में हो जाएगा 100%, ठीक है। और यहां पे 2 ग्राफ बनेंगे क्योंकि 2 वैल्यूज है बॉयज और गर्ल्स की अलग। तो हम क्या करेंगे सर, एक के लिए डार्क लाइन यूज करेंगे और दूसरे के लिए डॉट डॉट वाली लाइन हम यूज कर सकते हैं, या डैश डैश वाली, ठीक है, ताकि दोनों को अलग अलग रिफ्लेक्ट कर सके।
इतना ही करना है, कोई ज्यादा रंग बिरंगी इमेज बनाने की जरूरत नहीं हो सकता उसमें, क्योंकि आपका समय वेस्ट हो, तो हम नहीं चाहेंगे आपका समय वेस्ट हो। आप कोशिश करें कि भाई दो पेंसिल से ही बनाए, एक थोड़ी डार्क बना दी आपने, दूसरी थोड़ी डैश डैश वाली बना दी, ठीक है। ड्रॉ द लाइन ग्राफ ऑफ द अबव डेटा ऑन द सेम शीट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। अभी हमारे पास आंसर क्वेश्चन आएंगे नीचे, वो हम सॉल्व करेंगे। देखो आपकी ईयर्स भी लिखे, तो ईयर्स कहां से स्टार्ट होंगे, 8 से, तो 0 से लेकर 7 तक जो वैल्यूज है उनको आप गायब कर सकते हैं, सीधा 8 से स्टार्ट आप कर सकते हैं। तो x शुरू होगा 8 से, y शुरू होगा 70 से, और क्योंकि आप स्किप कर रहे हैं तो किंक बना देंगे तो ज्यादा बेटर होगा, और क्योंकि दोनों पक्षों को आपने स्किप किया तो दोनों जगह किंक बना दें, वो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। चलिए देखिए कुछ इस प्रकार, जैसे यहां पे इन्होंने नहीं स्टार्ट किया, यहां पे इन्होंने 0 से ही शुरू किया, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। आप चाहें तो उसको यहां पे 70 तक लाके और इसको 8 पे लाके भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे हम सवालों के जवाब देख लेते हैं। सबसे पहला सवाल क्या दिया है, इन विच ईयर बोथ बॉयज एंड गर्ल्स अचीव देयर मैक्सिमम हाइट, ठीक है, कितनी उम्र में उनको मैक्सिमम हाइट मिल गई उनकी। सर देखो हाइट मैक्सिमम होने का मतलब है सबसे ज्यादा, मतलब 100% जो उनकी हाइट थी वो, और वो कब हो रही है, जब वो 18 साल के हो रहे हैं, ठीक है। इन विच ईयर 18 ईयर्स, एक बार आप टेबल को भी देख लेंगे यदि, तो देखो यहां पे बॉयज की हो रही है 18 ईयर्स में, गर्ल्स की 17 में ही 100% हो गया, तो बॉयज के लिए आपका अमाउंट क्या होगा, बॉयज के लिए उम्र क्या होगी 18, गर्ल्स के लिए हो जाएगी वो 17, तो बॉयज के लिए 18, गर्ल्स के लिए 17, ठीक है, क्योंकि 17 पे ही गर्ल जो है वो 100% हाइट अचीव कर रही हैं। उसके बाद फिर एक साल उनकी हाइट कंसिस्टेंट है, एक जैसी है। हु ग्रोस फास्टर एट प्यूबर्टी, तो 14 से 16 के बीच में, इसको भी हम टेबल के थ्रू देख सकते हैं कि 14 से 16 के बीच में कौन ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो यहां पे देखो किसमें ज्यादा ग्रोथ हो रही है, 14 से पहले 95% हाइट तो मिल ही चुकी है, ठीक है, जब वो 14 में आ गए तब वो 98 पे पहुंच गए। तो देखा जाए तो आपने 14 से 16 में केवल थोड़ा सा ही मूवमेंट किया है, हालांकि बॉयज ने शुरू कहां से किया, 92 से किया और खत्म कहां कर रहे हैं 98 पे, तो यहां पे ज्यादा ग्रोथ है, तभी तो ये परसेंटेज एकदम से इंक्रीज हो गया, 92 से 98 हो गया 6%। यहां पे कितना है सर, यहां पे केवल 1.5% है, पहले 98 था फिर 99.5 हो गया। वहीं पे बॉयज में क्या हो रहा है, 6% इंक्रीज हो रहा है। तो ये हमारे लिए काफी बड़ा पैरामीटर है कि भैया 6% इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब वो ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं, कौन, बॉयज ज्यादा फास्ट ग्रो कर रहे हैं, क्योंकि वो इस उम्र में 14-16 के बीच में 6% इंक्रीज कर रहे हैं अपनी हाइट में, जबकि गर्ल्स में कितना इंक्रीज हुआ, केवल 1.5% ही हुआ, ठीक है। और ये कोई जनरल आंसर नहीं है, इस सवाल से संबंधित है, तो कल को अपने साइंस के आंसर में मत लिख के आ जाना कि सर ऐसा होता है, ऐसा हर बार नहीं होता, केवल इस पर्टिकुलर डेटा में, इस पर्टिकुलर सवाल में ही हो रहा है। चलिए यहां पे स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। 75 क्या बोल रहा है हमसे बोला गया है कि भाई द टेबल शोज द डेटा कलेक्टेड बाय ध्रुव वॉकिंग ऑन रोड, ठीक है। तो ध्रुव भाई साहब जब वॉक कर रहे हैं तो कितनी देर वॉक करने पे कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया, ये हमें यहाँ पे ग्राफ के थ्रू समझाने का प्रयास किया गया है। हमें क्या करना है, प्लॉट अ लाइन ग्राफ। अब लाइन ग्राफ कैसे प्लॉट करोगे, देखो सामने ही प्लॉटेड है कि भाई 0 से लेकर 25 तक जा रहे हैं, तो 5, 10, 15, 20, 25 डिस्टेंस में 1, 2, 3 किलोमीटर वाइज आपने मार्क कर दिया है, ठीक है। सबसे पहला भाई 0 पे 0, तो वहीं से हमने स्टार्ट किया, देखो ये रहा आपका पॉइंट 0, 0, 5 मिनट में 0.5। अब 0.5 कैसे मार्क करोगे, तो 0 और 1 के बीच में आएगा जो डार्क लाइन है वो, ठीक है। फिर 10 मिनट में 1, 15 में 1.25, अब वो कैसे मार्क करोगे, तो जरा ध्यान देना, देखो 1.25 जो है वो 1 और 1.5 के बीच में आएगा, लेकिन यहाँ पे मार्किंग 1 और 2 के बीच में, तो इसकी जो मिडिल वैल्यू है वो होगी 1.5, और 1.5 और 1 के बीच में जो आएगा वो होगी 1.25, कुछ इस प्रकार, ठीक है। फिर 20 मिनट पे 1.5, तो मतलब 1 और 2 के बीच में यहां पे आ गया। 25 मिनट में 1.75, तो ये हो जाएगा यहां पे। सिंपल, सरल, सुंदर, स्वच्छ, ठीक है। चलिए प्लॉट कर दिया अपने ग्राफ, पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, फिर उनको ज्वाइन कर देंगे और आपका ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। विशेष ध्यान देना है जब आप ऐसी ट्रिकी वैल्यूज को बना रहे हैं, जैसे 1.5, 1.75, ये कहाँ आएंगे, ये आएंगे 1 और 2 के बीच में, जो आएगा 1.5 उसके भी बीच में। तो वो जो अगर आप ग्राफ पेपर में बना रहे हैं, तो यहाँ का जो ग्रीन बॉक्स है उसकी जो मिडिल लाइन है
उसके और नीचे वाली लाइन के भी बीच में, ठीक है। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड ध्रुव मेक द मोस्ट प्रोग्रेस, उन्होंने सबसे ज्यादा प्रोग्रेस कब की है? तो देखो यहां पे 5 मिनट में कितना ट्रैवल कर लिया है? आधा किलोमीटर, ठीक है। 10 मिनट में फिर से 1 किलोमीटर हो गया, मतलब शुरू के 10 मिनट में कितना ट्रैवल कर लिया उन्होंने? सर 1 किलोमीटर ट्रैवल कर लिया। उसके बाद फिर उन्होंने पूरे 10 से लेकर 25 तक, मतलब 15 मिनट में केवल 0.75 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो भाई मोस्ट प्रोग्रेस कब? 0 से लेकर 10 मिनट तक उन्होंने मोस्ट प्रोग्रेस की है, जहां पे वो हर 5 मिनट में आधा किलोमीटर ट्रैवल कर रहे हैं। परंतु उसके बाद उन्होंने 5-5 मिनट में कितना ट्रैवल किया है? 0.25, मतलब 1/4 ऑफ अ किलोमीटर, ठीक है। आपको ये समझ में आया? यस सर। तो शुरू के 10 मिनट में, क्योंकि उन्होंने आधा किलोमीटर दोनों टाइम ट्रैवल किया, शुरू के 5 मिनट और उसके बाद के 5 मिनट, तो वो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस वाला आपका टाइम था। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 76 की ओर, जो क्या बोल रहा है? ऑब्जर्व द गिवन ग्राफ केयरफुली एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो। चलो ग्राफ को यूज करके यहां पे जो x की वैल्यूज हैं उसके पैरेलल या फिर उसके सामने जो y की वैल्यूज होंगी वो आपने मार्क करनी है। जैसे यहां पे x है 1, तो y कितना होगा सर? 0 और 5 के बीच में है, तो 1 के आसपास ही होना चाहिए, ठीक है। 1 या 2 लिख सकते हो आप, ठीक है। अब 2 पे कितना हो रहा है? तो सर 2 पे ये हो रहा है 5 के बराबर, तो 2 पे कितना है? 5, ठीक है। 3 पे कितना है? तो ये रहा 3 और उसके सामने की वैल्यू, तो 3 पे लगभग है वो 10 से ऊपर और 15 से नीचे, तो आप 12 मान सकते हैं, चलिए, ठीक है। 4 पे सर 4 ये रहा उसके सामने की वैल्यू, तो 4 पे लगभग 15 के बराबर आ रहा है, ठीक है। और 5 के बराबर यदि आप जाएंगे और ऊपर तो 20 के बराबर आप मान सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा 5 और यहां पे आप लिख सकते हैं 20, लगभग। चलिए क्या किया आपने? ग्राफ का यूज किया और वैल्यूज को प्लॉट किया। बहुत सिंपल, कुछ ज्यादा इसमें करने के लिए हमारे पास था नहीं। हमने ग्राफ से देखा किसकी वैल्यू कहां पे टच हो रही है, कहां पे बन रहा है, और उस हिसाब से आंसर को मार्क कर दिया, ठीक है। चलिए स्क्रीन क्लियर यहां पे, और हम मूव करेंगे अगले पार्ट की तरफ। सवाल नंबर 77 क्या बोल रहा है? दिस ग्राफ शोज द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स who dropped out of school after completing high school, ठीक है। तो भाई ग्राफ बता रहा है कि कितने बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया हाई स्कूल कंप्लीट करने के बाद। द पॉइंट लेबल्ड ए शोज दैट इन 1996, ठीक है, ये रहा मान लो 1996 पॉइंट ए, ठीक है, ये रहा पॉइंट ए, अबाउट 4.7% ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट, ठीक है। 1996 में 4.7%, तो देखो 4 और 5 के बीच में आ रहा है, हाँ लगभग 4.7%, ठीक है। इन विच ईयर वॉज द ड्रॉप आउट रेट हाइएस्ट, सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स किस ईयर में छोड़ा था, ठीक है। एंड विच ईयर इट वॉज लोएस्ट, ठीक है। अब देखो यहां पे हाई वैल्यूज तो दो जगह पे आ रही है, एक तो आ रहा है ये वाला पॉइंट, ठीक है, जो कि स्टिल इज नीचे देन 6, तो एक ये पॉइंट है, दो हाई वाले, और दूसरा है ये 6, तो ऑब्वियसली बात है 6 ज्यादा है, और वो किस ईयर में? 1990 में। तो भाई ड्रॉप आउट रेट हाईएस्ट कब है? 1990 में है, और कितना है? 6%, ठीक है। लोएस्ट कब है? सबसे कम कब हो गया वो? तो यहां पे ध्यान से देख के बताइए, लोएस्ट मतलब मिनिमम वैल्यू, जो कि मुझे दिख रही है यहां पे 2000 में, तो 2000 में इट इज लोएस्ट, दैट इज 4%। तो लोएस्ट कब है? 2000 में, ब्रैकेट में आपने वैल्यू लिख दी 4% है 2000 में, ठीक है। उसके बाद फिर वापस वो ऊपर हो गया, लेकिन इतना कम तो और उसके अलावा कभी नहीं हुआ है। चलिए स्क्रीन क्लियर, यहां पे हम देख लेते हैं अगला क्या बोल रहा है। व्हेन डिड द परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स हु ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल फर्स्ट फॉल बिलो 5%, किस वर्ष में, सवाल का सिंपल सा मतलब है किस वर्ष में पहली बार आपका स्कूल छोड़ने का रेशियो या परसेंटेज 5% से कम हुआ है। तो पहले तो 5% को ढूंढो, तो ये रहा 5%, ठीक है। अब 5% से कम दो जगह पे हो रहा है, एक बार इधर और एक बार इधर, ठीक है। पर उन्होंने पूछा सबसे पहले कब हुआ, तो सबसे पहले इस पॉइंट पे हुआ है, जिसको आप ईयर कौन सा लिखेंगे? 1994। तो सबसे पहली बार 1994 में ऐसा हुआ था, जब आपका स्कूल छोड़ने का परसेंट 5% से कम हो गया था, ठीक है। उसके बाद फिर वो कम होता गया, फिर वापस किसी एक ईयर में वापस बढ़ गया है। तो फर्स्ट कब हुआ है? तो फर्स्ट फॉल बिलो 5% हुआ है 1994 में।
तो देखो यहाँ पे 2 बार हुआ है 5% से कम, लेकिन कब हुआ है और कौन सा हमारा रिलेवेंट आंसर है वो आपको सवाल अच्छे से पढ़ के ही समझ में आएगा, वरना अक्सर विद्यार्थी क्या बोलेंगे, सर देखो यहाँ पे भी हो रहा है 5% से कम, तो 2005 का साल हम लिख सकते हैं, ठीक है, या 2006 का साल, परंतु वो पहली बार पूछ रहा है तो पहली बार आपका जवाब होगा 1994। अगला प्रश्न देख लेते हैं, सी पार्ट, अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हाई स्कूल इन 2007। तो 6 और 7 के बीच में, देखो 6 और 8 के बीच में यहां पे आएगा 7, कितना परसेंट है सर, 4 और 5 के बीच में तो लगभग 4.5%, ठीक है, कितना 2007 में कितना है, लगभग 4.5%, ठीक है, आप 4.6 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो हल्का सा ऊपर है वहां पे, ठीक है। चलिए, अबाउट व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट स्टेड इन हाई स्कूल इन 2008। अब बोल रहा है 2008 में कितने लोग स्कूल में रह गए, ठीक है, इन 2008। तो देखो 2008 में 4.5% मान लीजिए लोगों ने स्कूल छोड़ दिया। अब अगर 4.5 ने स्कूल छोड़ दिया तो स्कूल में बचे कितने सर, टोटल बच्चों को हम क्या मानेंगे भाई, टोटल बच्चों को हम मानेंगे 100%, कितना, सारे बच्चे मतलब सब कुछ मतलब 100%, उसमें से कितनों ने छोड़ दिया स्कूल, 4.5% ने, तो वो आप माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो भाई 95.5% स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि स्कूल में स्टे करेंगे, जिन्होंने आगे पढ़ाई कंटिन्यू की है, और कितनों ने छोड़ दी, बचे हुए मतलब 4.5%। देखो दो ही ऑप्शन है, या तो स्कूल में पढ़ेंगे या तो नहीं पढ़ेंगे, या तो स्कूल में स्टे करेंगे या तो नहीं करेंगे। अगर स्कूल में स्टे नहीं करेंगे तो फिर क्या करेंगे सर, बाहर जाएंगे, और वो बच्चे क्या कहलाते हैं, ड्रॉप आउट कहलाते हैं, उनका परसेंट कितना है 4.5। तो बाकी बचे हुए स्टूडेंट्स कितने हुए सर, वो बचे हुए वो जिन्होंने जो स्कूल में स्टे कर गए, जो आगे पढ़ रहे हैं, जो कि आपने माइनस करके यहाँ पे निकाल दिया है। चलिए यहाँ पे हम करेंगे स्क्रीन क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो एक्चुअली देखा जाए यहाँ पे अगले प्रश्न से पहले तो ये वाला पार्ट जो था वो थोड़ा सा इंसान को कंफ्यूज कर सकता है। जल्दबाजी में इंसान क्या करेगा, वो यही मार्क कर देगा कि भाई 4.5 ने स्कूल छोड़ दिया। आपसे ये नहीं पूछा स्कूल छोड़ा कितनों ने है, आपसे पूछा गया स्कूल में रह कितने गए, तो जितनों ने छोड़ दिया उनको हटा दिया, बाकी सारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अगला, ऑब्जर्व द टूथपिक पैटर्न गिवन बिलो, ठीक है, पैटर्न 1 1, पैटर्न 2 2, पैटर्न 3 3 और पैटर्न 4 में भी 3। इमेजिन दैट दिस पैटर्न कंटिन्यूज, कंप्लीट द टेबल ऑफ टूथपिक्स इन द फर्स्ट 6 टर्म्स। चलिए यहां पे देखिए, पहले वाले में कितने टूथपिक हैं, तो 1 2 3 4। दूसरे वाले में कितने, तो 1 2 3 4 5 6 7 है यहां पे, तो दूसरे वाले में 7, ठीक है। तीसरे वाले में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, ठीक है। चलिए यहाँ पे फोर्थ वाले पैटर्न में कितने, 13 ब्लॉक होंगे। अब यहाँ पे आप पैटर्न देखिए, 4 और 3 कितना हो जाता है 7, 7 और 3 10, 10 और 3 13, 13 और 3 हो जाएगा 16 और 16 और 3 हो जाएगा 19। तो इस तरीके से आपका पैटर्न चलना चाहिए, 1 4 2 7 3 10 4 13 5 16 6 19, कैसे कि आपने हर एक में +3 होते जा रहा है। पहले वाले में केवल 4 थे, बाकी सब में +3 होने के साथ ही आपका ये टेबल कंप्लीट हो रहा है। इसी का बी पार्ट है, मेक अ ग्राफ बाय यूजिंग दैट पैटर्न, ठीक है, एंड मेक द हॉरिजॉन्टल एक्सिस फ्रॉम 0, देखो आपको सब बता दिया। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे क्या चाहिए, 0 to 10 चाहिए, वर्टिकल एक्सिस पे क्या चाहिए, 0 से 30 चाहिए। अब जब मेंशन्ड है तो वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब कौन सी हो गई, एक्स एक्सिस, वर्टिकल एक्सिस मतलब कौन सी हो गई, वाई एक्सिस, ठीक है। तो इनको आपको बनाना है, एक्स पे चाहिए 0 से लेकर 10, वाई पे चाहिए 0 से लेकर 30। तो थोड़ा बड़ा ग्राफ बनेगा, तो यदि आप नोटबुक में इसको बनाएंगे तो पूरा एक आपको पेज लेना पड़ेगा, पूरा एक शीट लेना पड़ेगा, ग्राफ शीट, जहां पे आप एकदम नीचे वाली लाइन से शुरू करेंगे। जैसे अगर ये आपकी शीट है तो केवल एक लाइन नीचे की छोड़ दीजिए और फिर वहां से आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, तब शायद आपकी 30 वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। यदि हम आपको दिखाएं पेपर पे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपका ग्राफ। यहां पे देखिए, इन्होंने 2 से शुरू किया, 1 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, मर्जी आपकी है। गैप आपको कंसिस्टेंट रखना है, बस इतनी बात ध्यान रखनी। जैसे अगर आप 1 से शुरू करें तो 1 2 3 4 लेकर 30 तक, 2 से कर रहे हैं तो 2 4 6 8 करके आप 30 तक जाएंगे, आपकी मर्जी है। क्योंकि यहाँ पे कहीं ये नहीं लिखा है कि आपको गैप कितना रखना है, बस ये लिखा है कि 30 तक होना चाहिए, तो आपने 30 तक बना दिया। जैसा कि यहाँ पे देख रहा है, देखो 1 पे 4 आप मार्क कर दोगे, 2 पे आप मार्क करोगे 7 जो कि होगा 6 और 8 के बीच में,
3 पे मार्क करोगे 10 मिल जाएगा, 4 पे मार्क करोगे 13 तो वो 12 और 14 के बीच में, 5 पे मार्क करोगे 16 तो वो भी आसानी से मार्क हो जाएगा, 6 पे मार्क करोगे 19 तो 18 और 19 के बीच में। तो जो बॉक्स होगा आपका ग्रीन कलर का, डार्क ग्रीन कलर का, उसकी जो मिडिल लाइन होगी जो कि उससे थोड़ी हल्की होगी कलर में, उसको आप हाईलाइट करते हुए मार्क करेंगे। आसान सा यहां पे आपके लिए मार्किंग सिस्टम। चलिए देखिए, ग्राफ पेपर से आसान कुछ नहीं है, ग्राफ पेपर सब चीजें आसान कर देता है, बस केवल आप उसको सही से यूज करें। सारे ग्रीन बॉक्सेस पे जो आपके लाइंस है, जो एजेस है, वहां पे आप ये वैल्यूज लिख देंगे और यहां पे एक वाई पे उधर वाली वैल्यूज लिख देंगे एंड सॉल्व कर देंगे। ठीक है, चलिए आसान सा था प्रश्न, अपने पैटर्न जज किया, ग्राफ बनाया, कुछ इस प्रकार बन रहा है आपका ग्राफ। अब हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब इसी के सी और डी पार्ट भी है, माफ कीजिएगा। सी पार्ट में क्या बोल रहा है, यूज योर ग्राफ टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ टूथपिक्स इन पैटर्न 7 एंड 8। पैटर्न 7 में कितने होंगे, तो यहां पे देखो ग्राफ में जाओ आप 7 से ग्राफ तक, फिर ये आपको बताएगा किस दिशा में मुड़ना है। तो भाई इस दिशा में मुड़ के 22 पे आप रुकेंगे तो 22 होंगे 7 में, और 8 में हो जाएगा यही नंबर किसके बराबर, 25 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो उसका कहां पे ग्राफ होगा, वो आप एक्चुअली जब आप बनाएंगे तो वो 24 और 26 के बीच में कहीं आएगा। ठीक है, इस बात का विशेष ध्यान रखें, किसके बीच में, 24 और 26 के बीच में, यहां कहीं। ठीक है, चलिए उसके बाद चेक योर आंसर बाय एक्चुअली ड्रॉइंग। जब आप एक्चुअली ड्रॉ करेंगे तो वैसे तो आप पैटर्न देख के भी चेक कर सकते हैं कि +3 हो रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो 25 पे ही आएगा। Would it make sense to join the points on this graph? Explain। देखो वो बोल रहे हैं क्या ये जो पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करना आपके लिए कोई सेंस बनाएगा। जी हाँ बिल्कुल, ये जो पॉइंट्स हैं एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो लाइन ग्राफ तो हम बना ही सकते हैं। हालांकि वो लीनियर नहीं होगा, क्योंकि वो किस डायरेक्शन में जाएगा ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, बिकॉज इसमें कुछ भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं है। +3 हो रहा है, लेकिन जब आप ड्रॉ करेंगे इसको तो वो एग्जैक्टली स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, थोड़ा सा कर्व ऊपर नीचे होता जाएगा। इसलिए हम ज्वाइन तो कर सकते हैं, हमें कुछ पैटर्न तो मिलेगा, पर लाइन लीनियर ग्राफ जैसा स्ट्रेट पैटर्न नहीं मिलेगा जहां पे आप जज कर सकते हो। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, यहां पे क्या है, आप 79 क्वेश्चन, कंसिडर दिस इनपुट आउटपुट टेबल। ठीक है, यहां पे कुछ इनपुट डाला है तो उसके लिए आउटपुट क्या निकल रहा है वो टेबल बनाया है। ग्राफ द वैल्यूज फ्रॉम द टेबल बाय टेकिंग इनपुट ऑन हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड आउटपुट अलोंग वर्टिकल एक्सिस। देखो हॉरिजॉन्टल मतलब क्या होगा, एक्स एक्सिस पे 0 से लेकर 8, वाई एक्सिस पे 0 से लेकर 24। ठीक है, एक्स पे कैसे बनाओगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। वाई पे आप चाहें तो 2 का गैप ले सकते हैं, या फिर सिंगल वैल्यूज भी कर सकते हैं कि 1 2 3 4 के रूप में, मर्जी आपकी है। दोनों ही केसेस में माफ कीजिएगा ग्राफ थोड़ा अलग बनेगा, लेकिन आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड तब भी कराएगा। यदि मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार आपका ग्राफ बनेगा। देखो हॉरिजॉन्टल पे आ गया 1 2 3 4, वर्टिकल पे यहाँ पे देखिए बनाने वाले ने 3 6 9 12 15 18 21 24, मतलब 3 का गैप लिया है। आप वो भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे कि भाई 3 वैल्यूज इवन है, तो आप 2 का गैप भी ले सकते हैं, मर्जी आपकी। ऐसा कोई नियम नहीं है कि 3 का लेना है, 1 का लेना है या 2 का लेना है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो वो ग्राफ बना सकते हैं। यूज योर ग्राफ टू प्रेडिक्ट द आउटपुट फ्रॉम इनपुट ऑफ 3 एंड 8। चलिए 3 के लिए कितना आउटपुट होगा, तो यहां पे देखो 3 के लिए आउटपुट होगा आपका 9 और 6 के बीच में, मान लो 8 के बराबर। 2 पे 5 है तो 3 पे 7 या 8 के बराबर होगा। ठीक है, क्योंकि 9 कितने पे, देखो अब 3 के हिसाब से हाँ 8 या 9 कह सकते हो आप, बिकॉज 2 पे 5 है। एक पैटर्न अगर आप चेक करेंगे तो यहां पे देखिए ये हो गया +3 है ना, फिर उसके बाद है +6, तो एक्चुअली यहां पे 8 आना चाहिए आपका आंसर, फिर +3 और यहां पे भी +6 हो जाएगा, पर ऊपर भी 2 से इंक्रीज हुआ है इसलिए वहां पे +6 हुआ है। जहां पे 1 से इंक्रीज है वहां पे 3 से इंक्रीज हुआ, जहां पे 2 से बढ़ा है वहां पे 6 से इंक्रीज हुआ, मतलब गैप कितने से बढ़ रहा है, 3 से, तो 3 पे गैप कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 8 पे हो जाएगा 20 और 3 23, कितना 23 हो जाएगा लगभग से ऑलमोस्ट। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। चलिए कैसे जज किया आपने वहां पे पैटर्न पकड़ा, पैटर्न पकड़ने से आपको अपनी वैल्यूज भी मिल गई बिल्कुल सही वाली। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 80 क्या बोल रहा है आपसे कि द ग्राफ शोज अ मैप ऑफ एन आइसलैंड जस्ट ऑफ द कोस्ट ऑफ अ कॉन्टिनेंट। ठीक है, एक आइसलैंड है जो कि कॉन्टिनेंट के पास है। द पॉइंट लेबल्ड बी रिप्रेजेंट्स मेजर सिटी ऑन द कोस्ट। ठीक है, पॉइंट लेबल्ड बी रिप्रेजेंट्स मेजर सिटी ऑन द कोस्ट। द डिस्टेंस बिटवीन द ग्रिड लाइंस, ठीक है, रिप्रेजेंट्स 1 किलोमीटर। तो भाई यहाँ पे दूरी बता रही है,
पॉइंट ए रिप्रेजेंट्स अ रिजॉर्ट दैट इज 5 किलोमीटर ईस्ट एंड 3 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी। तो ये रहा पॉइंट बी, ठीक है। 5 किलोमीटर ईस्ट मतलब यहां पे गए आप ईस्ट में 5 किलोमीटर, और 3 किलोमीटर नॉर्थ टू पॉइंट बी, तो ये हो गया नॉर्थ जाने वाला पॉइंट। तो ये पॉइंट आपको मिल गया कितना, ये पॉइंट मिल गया आपको 5,3, क्योंकि ईस्ट में है 5 और नॉर्थ में है 3, है ना। द वैल्यूज 5 एंड 3 आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए, ठीक है, वेरी गुड। द कोऑर्डिनेट कैन बी गिवन एज ऑर्डर्ड पेयर 5,3, where 5 is horizontal ordinate and 3 is vertical coordinate, ठीक है। On a copy of the map mark the point that is, इसी पे आपको क्या करना है, आपने करना है ये काम कि भैया आपको एक ऐसा पॉइंट मार्क करना है जो कि है 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ। कैसे मार्क करोगे, तो भाई 3 किलोमीटर ईस्ट में जाना है, आप चले गए, फिर 5 किलोमीटर जाना है नॉर्थ में, आप वो भी चले गए। तो यहां पे दिस इज अ पॉइंट विच इज 3 किलोमीटर ईस्ट एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट बी, क्योंकि आप बी से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। एंड लेबल इट एज एस, तो यह पॉइंट एस, पानी में है पर यही पॉइंट एस है हमारे लिए तो फिलहाल, ठीक है। इज पॉइंट एस इन द वाटर और ऑन द आइलैंड, वही आपसे पूछ रहा है कहां पे है, तो भाई वो पानी में दिख रहा है फिलहाल। तो इज पॉइंट एस इन द सेम प्लेस एज पॉइंट ए, क्या पॉइंट एस और पॉइंट ए सेम जगह पे है, नहीं सर, दोनों अलग अलग जगह पे हैं। तो यहां से हमारे पूरे चैप्टर का कहें तो सार निकलता है कि देखो, जब भी आप डायरेक्शन बताते हैं या फिर कोई चीज कन्वे करते हैं तो कितना इंपॉर्टेंट है क्लियरली कन्वे करना। कल को आप यही बोलेंगे कि भाई 5 किलोमीटर और 3 किलोमीटर, लेकिन किस तरफ, ईस्ट में, वेस्ट में, नॉर्थ में, साउथ में, और आपने अगर एक भी डायरेक्शन इधर उधर कर दिया तो पॉइंट्स अलग अलग हो जाएंगे। इंसान को जाना होगा पटना, पहुंच जाएगा उदयपुर। तो इस तरीके से ना करें, इसलिए हमेशा सटीक तरीके से इंफॉर्मेशन बताना बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए, यही हम जब भी कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं तो इसलिए कहा जाता है कि हमेशा पहले एक्स की वैल्यू और फिर वाई की वैल्यू, जैसे यहां पे हमने क्या किया है, फिक्स कर दिया कि पहले ईस्ट बोलना है फिर नॉर्थ बोलना है। तो किसी भी इंसान को जब हम बोलेंगे तो कंफ्यूज नहीं होंगे और उल्टी चीज बोल के हम किसी और पॉइंट पे नहीं पहुंचा देंगे, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका। मार्क द पॉइंट दैट इज 7 किलोमीटर ईस्ट एंड 5 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पॉइंट बी एंड लेबल इट सी। चलिए, कितना, 7 ईस्ट और 5 नॉर्थ। तो पहले ईस्ट में जाएंगे 7, तो ये रहा ईस्ट में 7, ठीक है, ये हमने बना दिया ईस्ट में 7, ये रहा। फिर 5 जाना है नॉर्थ में, तो ये 7 के बाद अब 5, तो 1 2 3 4 5 यहां कहीं आएगा। दिस इज द डिजायर्ड पॉइंट, कौन सा वाला, ये वाला, और इसको हम क्या नाम देंगे, इसको हम देंगे पॉइंट सी नाम, ठीक है। ये क्या है, 7 किलोमीटर ईस्ट है और 5 किलोमीटर नॉर्थ है। मार्क द पॉइंट दैट इज 5 किलोमीटर ईस्ट एंड 7 किलोमीटर नॉर्थ। अब की बार क्या बोल रहे हैं, उल्टा खेल, कि 5 किलोमीटर ईस्ट जाना है पहले, फिर 7 किलोमीटर नॉर्थ जाना है। तो अब की बार पॉइंट कौन सा हो गया, अब की बार यहां पे आएगा वो पॉइंट जो कि 5 किलोमीटर ईस्ट है और 7 किलोमीटर नॉर्थ है। इसको आप मार्क करें एज डी। आर पॉइंट सी एंड डी इन द सेम प्लेस, फिर से वही सवाल, क्या पॉइंट सी और डी सेम प्लेस पे है, नहीं सर, क्योंकि आपने डायरेक्शन अलग बोले तो आपकी वैल्यूज भले 5 और 7 हो, 7 और 5 हो, लेकिन बहुत फर्क पड़ जाता है। तो एट द सेम प्लेस, नो, एन ओ नो। गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, तो सी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे सर, 7,5, क्योंकि एक्स पे 7 है, मतलब ईस्ट में 7 है, और वाई पे यानी नॉर्थ में 5 है, और यहां पे डी जो पॉइंट है वो ईस्ट में 5 है और नॉर्थ में 7 है, तो 5,7। कोऑर्डिनेट देखो कितने इंपॉर्टेंट है, वैल्यूज वही है 7 और 5, लेकिन आप 57 बोल रहे हो कि 75 बोल रहे हो, उससे काफी फर्क पड़ जाता है, ठीक है। अब एग्जांपल के तौर पे मेरा अगर टेस्ट होता है मैथ्स का, ठीक है, और मैंने बोला कि भाई 100 में से कितने नंबर आए, मेरे परिवार में किसी ने पूछा, तो मैंने बोला मेरे जितने भी मार्क्स आए हैं उसमें एक 9 है और एक 0 है। मैंने क्या बोला, एक 9 है और एक 0 है। अब या तो मेरे बहुत अच्छे मार्क्स है या फिर मैं तो बिल्कुल गॉन केस हो गया, क्योंकि देखो 1 9 1 0 तो 90 भी बनाएगा और 09 भी बनाएगा। तो 100 में से अगर 90 है तब तो ठीक है, पर अगर 09 है तो काफी फर्क पड़ जाएगा कि नहीं। इसीलिए हमेशा पोजीशन मैटर करती है नंबर्स में और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी। चलिए, विच पॉइंट इज इन वाटर, 2 7 और 7 2। अब ये दोनों पॉइंट हमें ढूंढने पड़ेंगे, कौन कौन से, 2 7 और 7 2। चलिए ढूंढते हैं। 2 7 कहां मिलेगा सर, यहां पे देखिए 2 ये रहा और 7 यहां पे।
तो ईस्ट में 2 और नॉर्थ में 7, ये हमने मार्क कर दिया, ठीक है। और हमेशा हमने पहले क्या लिया है, पहले हमेशा ईस्ट लिया है, बाद में नॉर्थ लिया, इसलिए वही हम कैरी करेंगे, ठीक है। अब यहां पे बोल रहा है 7 2, तो 7 2 मतलब ये रहा 7 और ये रहा 2, ये रहा पॉइंट आपका 7 2, तो इसको आप ई बोल दीजिए, इसको आप एफ बोल दीजिए, ठीक है। मार्क द पॉइंट विच इज इन वाटर एंड लेबल इट एज ई। देखो पहले से बोल दिया कि ई से लेबल करना है, जो कि पानी में है, तो हमने एक्चुअली लकीली क्या किया, जो पानी में था उस पॉइंट को ई ही मार्क किया। कौन सा पॉइंट है वो, 2,7 है। हालांकि एफ पॉइंट कहां पे, वो तो लैंड पे 7,2, ठीक है। क्या कोई दिक्कत नहीं सर। अगेन इस सवाल का रेलेवेंस सबसे ज्यादा यही है कि यहां पे कैसे कोऑर्डिनेट्स को मार्क करना है और क्यों अलग अलग कोऑर्डिनेट्स की अलग अलग वैल्यूज होती है, पोजीशन का कितना रोल है, वो सब क्लियर करने के लिए यहाँ पे सवाल को दिया गया है आपके लिए टीचर द्वारा, मतलब जो भी इस किताब के रचयिता हैं उनके द्वारा। चलिए फोर्थ सवाल है यहाँ पे, गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 2 पॉइंट्स ऑन द आइलैंड दैट आर एग्जैक्टली 2 किलोमीटर फ्रॉम पॉइंट ए। पॉइंट ए से 2 किलोमीटर दूर, तो पॉइंट ए से 2 किलोमीटर दूर तो आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं, ऊपर नीचे आगे पीछे, लेकिन आपको ऑन द आइलैंड बोला है, तो एक इस तरफ जाएगा, यहां पे हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो होगा वो 2 किलोमीटर दूर, तो एक तो इधर तरफ जाएगा, दूसरा इधर तरफ जा सकता है, ठीक है। ये दोनों पॉइंट मान लीजिए इनका नाम रख दिया आपने जी और एच, ठीक है। 2 किलोमीटर अवे, देखो ए एक बार ऊपर 2 किलोमीटर, एक बार इधर चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ईस्ट में नॉर्थ में उससे फर्क नहीं पड़ता, बस 2 किलोमीटर दूर होना चाहिए। आपको मेंशन नहीं किया है। गिव द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट दैट इज हाफ वे बिटवीन एल एंड पी, तो एल और पी के बीच में होना चाहिए। तो देखो यहां पे एल जो है, एल और पी जो है वो कहां पे सर, एक 7 के बाद है और ये 9 के बाद है, ठीक है। तो इसके बीच में जो होगा वो 7 और 9 के बीच में, मतलब 8 के आसपास होगा। और क्योंकि ये दोनों 7 से थोड़ी थोड़ी और 9 से थोड़ी दूरी पर हैं, तो जो हमारा बीच वाला पॉइंट होगा वो भी दूरी को मेंटेन करेगा ये। और इसको आप नाम क्या दे सकते हो, एक्स दे सकते हो। चलो मान लो, नहीं एक्स तो यहां पे पहले से क्यू दे दो। तो पी और एल के बीच में पॉइंट क्यू जो कि 7 से थोड़े थोड़े दूर हैं, तो जितनी दूरी उन्होंने मेंटेन की है, बीच वाला पॉइंट भी उतनी दूरी मेंटेन करेगा 8 से। अगर वो एग्जैक्टली 7 और 9 पे होते तो हमारा पॉइंट का मार्क होता 8 पे मार्क होता, पर क्योंकि वो सब थोड़ा थोड़ा दूर हैं, तो ये जो पॉइंट क्यू हमने बनाया है ये भी 8 के पॉइंट से थोड़ा दूर है, थोड़ा आगे है। चलिए, लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑन द आइलैंड विथ ईदर एक्स कोऑर्डिनेट्स ग्रेटर देन 8। तो एक्स कोऑर्डिनेट 8 से बड़ा होना चाहिए, ऐसे 3 पॉइंट चाहिए आपको। क्या करोगे आप, सर 8 तो यहां पे है, तो 8 के इस तरफ वाले कोई भी 3 पॉइंट हम मार्क कर सकते हैं। मैं एक पॉइंट यहां बीच पे ले रहा हूं, ठीक है भाई, यहां पे हम रिसोर्ट बनाएंगे, ठीक है। इसके क्या बताने आपको, केवल 3 पॉइंट बताने, तो भाई ये हो जाएगा 10, ठीक है, और यहां पे 8। तो x कोऑर्डिनेट किससे बड़ा होना चाहिए, 8 से बड़ा होना चाहिए। एक पॉइंट आपने बोल दिया 10,8, और क्योंकि ये रिजॉर्ट है तो इसका नाम भी मैं r से रख देता हूं, ठीक है। दूसरा आप क्या बोल रहे हैं, सर रिजॉर्ट के पास एक यहां बना देते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं। इसके कोऑर्डिनेट होगा 9,9, इसको आपने PQRS रख दिया इसका नाम, तो 9,9 इसका नाम हो गया। चलिए SR, और यहां पे एक रख देते हैं इधर वाले पे T, ठीक है, SRT, सचिन रमेश तेंदुलकर, मेरा फेवरेट क्रिकेट प्लेयर। चलिए T पॉइंट है यहां पे, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, तो भाई 9,5। देखो y की वैल्यू कुछ भी हो, नॉर्थ में कुछ भी हो, फर्क नहीं पड़ता, हमें खाली ईस्ट का बोला है, एक्स कोऑर्डिनेट का बोला है, तो कितना यहाँ पे पॉइंट T हो गया 9,5। क्या आपको ये समझ में आया, यस सर। अगला प्रश्न, लिस्ट 3 पॉइंट्स ऑन द आइलैंड विथ एन कोऑर्डिनेट कितना लेस देन 4। अब यहां पे क्या बोल रहा है, 4 से कम वाला, तो भाई 4 से कम वाला, तो ये हो गया आपका पॉइंट 4, वाई कोऑर्डिनेट 4 से नीचे। हमारे पास 3 पॉइंट पहले से हैं, कौन कौन सा, APL। अगर आप 3 नए बनाना चाहते हैं तो देखो एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है, फिर एक पॉइंट आप यहां कहीं ले सकते हैं बीच के आसपास, ये वाला पॉइंट ले लीजिए, 2 बीच, और एक बीच में कहीं ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्या होंगे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे, PQRST, ठीक है, UVW नाम दे देते हैं इनको। चलो U के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे, U के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे सर, वो हो जाएंगे 6,1 पॉइंट समथिंग। तो 6, एक काम करते हैं थोड़ा अंदर लेते ताकि एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट मिल जाए, यहां पे ले लेते 6,2। भाई लेस देन 4 बोला है, तो भाई 2 तो 4 से नीचे ही होता है। चलिए आगे देखते हैं, पॉइंट U हो गया, V की बात करते हैं।
पॉइंट वी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे वो हम लिख लेते हैं। तो भाई वी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए 7 और 2, तो 7 2 और लास्ट में है W, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो भाई W है 9,1, तो 9,1। तो आपके 3 पॉइंट्स जिनके y कोऑर्डिनेट 4 से नीचे, देखो 2 2 1 है तो 4 से नीचे ही है। ऊपर वाले में बोला था x कोऑर्डिनेट 8 से ज्यादा, तो देखो 8 9 और यहाँ अपने 10 9 9 8 से ज्यादा ही है। तो आपने क्या किया, जो रिक्वायरमेंट थी उसके हिसाब से अपना जवाब दे दिया। मैंने अपनी आसानी के लिए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी थी कि इसके पार नहीं जाना है, तो मुझे काफी क्लैरिटी मिल गई। ठीक है, ऐसा करना कोई गलत बात नहीं है, बस हमारा जवाब सही होना चाहिए, हमेशा ये ट्राई करें। चलिए अगला सवाल, सवाल नंबर 81 क्या बोल रहा है आपसे कि भाई एज अ पार्ट ऑफ ए साइंस प्रोजेक्ट, एक साइंस प्रोजेक्ट बना रहा है यहाँ पे कौन, पृथ्वी जी बना रहे हैं, was supposed to record the temperature every hour on one Saturday from 6 AM to midnight। कोई साइंस प्रोजेक्ट में उसको हर घंटे में टेम्परेचर मेजर करना था या फिर लिखना था, नोट डाउन करना था। at noon he was taking lunch and forgot to record the temperature। ठीक है, at 8 PM his favorite show came on and so forgot again। वेरी गुड, 2 बार भूल गए भाई साहब, एक बार खाना खाने के चक्कर में, एक बार टीवी के चक्कर में। ये टीवी He recorded the data so collected on a graph paper as shown below। ठीक है, जहां जहां उनको पता था उन्होंने वो लगा दिया, बाकी सब उन्होंने छोड़ दिया होगा, ऐसा कुछ किया है, ऐसा हमें लग रहा है। देखिए यहाँ पे 8 PM पे ब्लैंक है, और फिर कब है, एक बार 8 PM और एक बार 6 नहीं at noon मतलब 12 PM पे। हाँ ठीक है, Why does it make sense to connect the points in this situation? अब देखो वो बोल रहा है कि भाई यहाँ पे पॉइंट कनेक्ट करना क्यों आपके लिए करेक्ट है या फिर सही है। अब क्योंकि आप पूरा फॉलो कर रहे हैं तो आप ऑब्वियसली यहां पे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि भाई जब 10 बजे मान लीजिए या फिर 11 बजे टेम्परेचर इतना है और 2 बजे या 1 बजे इतना है, तो वो बीच में ऐसे ही ऊपर गया होगा, एकदम से नीचे या फिर एकदम से ऐसे राइज नहीं हो गया होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे लीनियर पॉइंट्स को या फिर लाइन इनको कनेक्ट कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को ओवर टाइम को, तो डेटा को यहाँ पे कनेक्ट करना सेंस बनाता है क्योंकि वो पूरा फ्लो बना देगा बेसिकली। ठीक है, ऐसे रैंडमली कभी भी इफ नॉट एग्जैक्ट वैल्यू पर हाँ मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू तो आसानी से यहाँ पे हमें दिख जाएगी। ऐसे यहाँ पे 8 बजे देखो वो जो फॉल हो रहा है वो फॉल ऐसे ही होगा, यूं तो नहीं हो सकता, मतलब ये तो बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट ही हो जाएगा कि टेम्परेचर 6 बजे था फिर हो सकता है 8 बजे एकदम नीचे हो गया फिर वापस ऊपर आ गया, ऐसा तो नहीं हुआ होगा। पूरा एक फ्लो चल रहा है ओवर टाइम, तो उसी फ्लो को मद्देनजर रखते हुए हम इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिस्क्राइब द ओवरऑल ट्रेंड और पैटर्न इन विच वे द टेम्परेचर चेंजेस ओवर टाइम पीरियड शोन ऑन द ग्राफ। चलिए आप क्या यहाँ पे आप क्या बोल सकते हैं कि भाई सुबह से लेकर 12 या फिर 12 बजे तक, 12 नहीं 1 बजे तक टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उसके बाद इट कीप्स ऑन कूलिंग डाउन। और आप ये भी बोल सकते हैं कि ओवर द टाइम इंक्रीज होने का रेट तेज है। देखो 6 से लेकर 1 बजे तक में इंक्रीज हो गया पूरा मैक्सिमम, मतलब कितने घंटे हो गए, 7 घंटे में। हालांकि 1 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक वो धीरे धीरे कम हो रहा था, तो हीट जल्दी हो गया, टेम्परेचर राइज जल्दी हो गया, पर नीचे आने के टाइम पे थोड़े से नखरे हैं टेम्परेचर बाबू के। ठीक है, चलिए लास्ट वाला, एस्टिमेट द टेम्परेचर एट नून एंड 8 PM। ठीक है भाई, जो वैल्यूज मिसिंग थी उन्हें एस्टिमेट कीजिए। तो 12 पे यदि आप देखेंगे, और वैसे भी हमें एस्टिमेट करना है, एग्जैक्ट वैल्यूज की तो जरूरत है ही नहीं। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे 12 नून, टेम्परेचर कितना है, लगभग 20 से थोड़ा नीचे, तो आप कह सकते हैं देखो 16 और 20 के बीच में आएगा 18, 18 और 20 के बीच में आएगा 19, तो भाई नून पे कितना होगा 19 डिग्री सेल्सियस आप बोल सकते हैं। और 8 PM पे, तो भाई 8 PM देखो यहां पे है, और हम यहीं पे एस्टिमेट करें तो वो है 12 और 8 के बीच में, तो मतलब 10 के बराबर, तो 10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्या आपको समझ में आया क्यों हमने यहाँ पे पॉइंट्स को कनेक्ट किया? अगर दोबारा रिवाइज करें तो भाई क्योंकि टेम्परेचर है एक फ्लो में इंक्रीज और डिक्रीज होता है, रैंडमली नहीं जाता है, उसका एक पैटर्न होता है, और यहाँ पे पैटर्न जज करना आसान है, इसलिए हमने यहाँ पे पॉइंट्स को कनेक्ट किया है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्या बोल रहा है आपसे 82, द ग्राफ गिवन बिलो कंपेयर द प्राइजेस इन रुपीज एंड वेट ऑफ 6 बैग्स इन ऑफ शुगर और डिफरेंट ब्रांड ABCDEF। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग ब्रांड से आपको बताना है विच ब्रांड कॉस्ट और कॉस्ट मोर देन ब्रांड D। तो D से महंगे कौन से ब्रांड है? तो भाई D इज द पैरामीटर चेक करने के लिए, तो आपने D पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। अब D से ऊपर जो भी हैं वो सब क्या होंगे? ऑब्वियस सी बात है उनका प्राइस ज्यादा है, वो महंगे हैं। ठीक है, तो चलिए
एफ जो ब्रांड है वो क्या हो रहा है सर, वो देखो प्राइस ज्यादा है और क्वांटिटी भी कम है, ठीक है, तो मतलब ये ब्रांड क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा, तो आप लिखोगे एफ एंड ई, ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बैग ऑफ विच ब्रांड ऑफ शुगर इज हेवीएस्ट, सबसे ज्यादा भारी किसका है, तो भाई वेट के हिसाब से होगा, तो देखो यहां पे सबसे ज्यादा भारी है डी का बैग, बिकॉज डी में सबसे ज्यादा वेट है, तो आप लिखोगे डी। विच ब्रांड वेज द सेम, ऐसे कौन से दो ब्रांड है जिनका वेट एग्जैक्टली सेम आ रहा है, तो भाई वेट पे आप मेजर करेंगे तो यहां पे देखिए सी और ई ऐसे ब्रांड्स हैं जिनका वेट एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। विच ब्रांड आर हेवियर देन ब्रांड बी, ब्रांड बी से हेवी कौन कौन से हैं, तो भाई ब्रांड बी ये रहा, इससे हेवी चाहिए आपको, तो इसके पार वाले सारे, इससे इधर वाले तो क्या हो गए, हल्के हो गए, लाइट हो गए, उस तरफ वाले क्या हो गए, हेवी हो गए, तो कौन कौन से नाम हैं, तो भाई आप लिखोगे सी डी और ई, ठीक है। विच बैग इज द लाइटेस्ट, सबसे हल्का बैग कौन सा है, सबसे कम वजन किसका है, तो ए का लग रहा है, ए के आगे ही हैं सारे, तो ए का वेट सबसे लाइट है, वो सबसे हल्का है। चलिए, विच बैग्स आर ऑफ द सेम प्राइस, ऐसे कौन से बैग हैं जिनका प्राइस सेम है, तो यदि आप प्राइस के मामले में देखें तो ए और सी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो ए और सी का प्राइस बराबर ही है, बाकी सबके प्राइस अलग अलग है, देखो एफ ई डी बी सब अलग अलग है, ए और सी एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो उनका प्राइस बराबर होगा। आसान सा ये प्रश्न, हमारे पास ग्राफ का यूज करके सारे उत्तर हमें बताने थे और हमने आसानी से बता दिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं 83, द पॉइंट्स ऑन द ग्राफ बिलो रिप्रेजेंट्स द वेट एंड हाइट ऑफ डोंकी, सेम वही है जैसे पिछला वाला था कि डोंकी, डॉग, क्रोकोडाइल और ऑस्ट्रिच है, पिछली बार शुगर के बैग से, इस बार 4 एनिमल्स है, ठीक है। व्हाट आर द 2 वेरिएबल्स, आप दो चीजें क्या दिखा रहे हैं यहां पे, तो सर एक तो है हाइट और दूसरा है वेट। देखो ग्राफ देखे बिना भी आप बता सकते हैं, आपके क्वेश्चन में ही दिया है कौन से हैं 2 वेरिएबल, हाइट और वेट, जहां पे आप कह सकते हैं कि भाई x हो जाएगा हाइट और y हो जाएगा वेट, ठीक है। अब विच पॉइंट रिप्रेजेंट ईच एनिमल्स एक्सप्लेन, ठीक है, अब यहां पे कौन सा एनिमल क्या आपको दर्शा रहा है वो आपको बताना है, ठीक है। जैसे यहां पे आपने थोड़ा सा आपका नॉलेज यूज करना पड़ेगा कि भाई कौन सा डोंकी है और कौन सा यहां पे आपका एनिमल है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि आप क्रोकोडाइल की चर्चा करें तो क्रोकोडाइल का ऑब्वियसली वेट ज्यादा होगा और हाइट कम होगी, क्योंकि क्रोकोडाइल कैसा होता है भाई, वो जमीन और पानी पे दोनों रहने वाला एनिमल है, तो उसकी हाइट कम होती है, ठीक है। तो आपको हाइट कम चाहिए और वेट ज्यादा चाहिए, तो ये हो जाएगा क्रोकोडाइल जिसकी हाइट कम है, हाइट कितनी सी है, हाइट है इतनी सी और वेट है ज्यादा, तो ये पॉइंट ए किसके लिए, क्रोकोडाइल के लिए, यही आपको बताना है कौन सा पॉइंट किसका है, ठीक है। अब जो डॉग होता है, डॉग बहुत ही लाइट वेट एनिमल होता है पर हाइट डॉग की ज्यादा हो सकती है ना, तो डॉग की हाइट ऑब्वियसली क्रोकोडाइल से तो ज्यादा ही होगी, तो ये जो पॉइंट सी है मेरे हिसाब से ये जाएगा डॉग भाई साहब को, ठीक है, क्योंकि डॉग की हाइट थोड़ी ज्यादा होती है, वेट कम होता है, हल्का एनिमल होता है। उसके अलावा डोंकी, डॉग एंड ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच जो होती है वो तो काफी टॉल होती है और उसका वेट इतना ज्यादा भी नहीं होता है, तो ये जो पॉइंट डी है ये हो जाएगा ऑस्ट्रिच के लिए, ठीक है। और जो पॉइंट बी है, क्योंकि अब ऑब्वियस सी बात है आप कंपेयर करोगे तो ऑस्ट्रिच टॉल होगी, डोंकी थोड़ा शॉर्टर होगा, तो ये जो पॉइंट बी है ये किसके लिए होगा सर, ये होना चाहिए हमारे हिसाब से डोंकी के लिए, क्योंकि डोंकी का वेट और हाइट दोनों होता है, डोंकी हैवी एनिमल है तभी तो वो इतना सामान उठा पाता है, ठीक है, खुद का वजन होगा तभी तो उठा पाएगा, तो डोंकी हैवी भी होता है और हाइट भी उसकी ऑब्वियस सी बात है क्रोकोडाइल और डॉग से ज्यादा होती है, हालांकि ऑस्ट्रिच से कम होती है। तो बेसिकली आपको यहां पे क्या करना था, ये पॉइंट एबीसीडी कौन सा किसका है ये आपको बताना था, थोड़ा सा आपका एनिमल्स का नॉलेज और बाकी गणित का इस्तेमाल करके। जैसे मैंने पहले क्या बोला कि भाई क्रोकोडाइल के बारे में मुझे इतना पता है कि उसका वेट ज्यादा होता है लेकिन हाइट कम होती है, बहुत छोटा सा होता है एनिमल, ठीक है, ज्यादा बड़ा नहीं होता हाइट के मामले, लेकिन हैवी होता है भाई, वो पानी में रहता है बढ़िया, अगर आपने कभी देखा होगा डिस्कवरी वगैरह में तो पूरी की पूरी बफेलो खा जाता है, तो ऑब्वियस बात है फिर तो हैवी होगा ही, ठीक है। डॉग जो होता है वो वेट में कम होता है लेकिन हाइट होती है उसकी अच्छी खासी, हम सब डॉग्स को देखते हैं हमारे आसपास। डोंकी वेट भी होता है, हाइट भी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा टॉल नहीं होगा इन चारों में, चारों में सबसे ज्यादा टॉल कौन सा होगा, ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रिच की हाइट ज्यादा होती है, ठीक है। चलिए आपने यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन अगर लिखना होगा तो आप कैसे लिखोगे, ऐसे ही लिखोगे कि भाई क्रोकोडाइल ऐसा एनिमल होता है, डोंकी ऐसा होता है, यहाँ पे डॉग इतना होता है, डॉग सबसे लाइटेस्ट होगा, इस तरीके से आप लिख के यहां पे हाईलाइट करेंगे। चलिए सवाल नंबर 84, द टू ग्राफ बिलो कंपेयर कार ए एंड कार बी,
ठीक है। द लेफ्ट ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन एज एंड वैल्यू, ठीक है, मतलब कार की एज और कार की वैल्यू कितनी है। द राइट ग्राफ शो द रिलेशनशिप बिटवीन साइज एंड मैक्सिमम स्पीड, ठीक है। यूज द ग्राफ्स टू डिटरमाइन वेदर ईच स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स एंड एक्सप्लेन योर आंसर। द ओल्डर कार इज लेस वैल्यूएबल, ठीक है, मतलब देखो ओल्डर कार मतलब जिसको ज्यादा समय हो गया है उसकी वैल्यू कम है, तो एज ऑफ द कार मतलब क्या, समय हो गया, ठीक है। तो भाई यहां पे तो ये हो रहा है कि जिसका एज ज्यादा है उसकी वैल्यू ज्यादा है, हो सकता है विंटेज कार होगी। जैसे यहां पे देखो ए में क्या हो रहा है, एज भी कम और वैल्यू भी कम, तो ये स्टेटमेंट क्या है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि हमारे ग्राफ के हिसाब से तो एज ऑफ द कार के साथ आपकी वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, वैल्यू इंक्रीज। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे वैल्यू भी बढ़ती जा रही है, तभी पॉइंट बी ऊपर है और पॉइंट ए नीचे है। पॉइंट बी की एज भी ज्यादा है कार बी की, और कार बी की वैल्यू भी ज्यादा है, ठीक है। चलिए, द फास्टर कार इज लार्जर। अब यहां पे देखिए पॉइंट बी जो है वो साइज में बड़ी है और स्पीड भी ज्यादा है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि फास्टर कार इज लार्जर? जी हाँ, बिल्कुल। क्या होगा यहां पे, ट्रू हो जाएगा। और आप किसका रेफरेंस ले रहे, तो पॉइंट बी। तो देखो आप पॉइंट बी की चर्चा करेंगे तो उसका साइज भी बड़ा है और स्पीड भी ज्यादा है। द लार्जर कार इज ओल्डर। अब साइज में कौन सी कार बड़ी है, तो भाई साइज में सर बी कार बड़ी है, तो क्या वो पुरानी है? यस सर, ये भी ट्रू है। किसके रेफरेंस में बोल रहे हैं आप, किसकी मदद से? तो पॉइंट बी को देख लीजिए, वो साइज में भी बड़ी है और उसकी एज भी ज्यादा है। द फास्टर कार इज ओल्डर। फास्ट कार कौन सी है, वही बी कार है, और क्या वो पुरानी है? यस सर, तो ये भी ट्रू हो जाएगा। और द मोर वैल्यू कार इज स्लोअर। अब मोर वैल्यू किसकी है, तो सर मोर वैल्यू है ए और बी में बी की। देखो ए की वैल्यू सिर्फ इतनी सी, बी की वैल्यू इतनी सारी है। बी की वैल्यू ज्यादा है, पर क्या बी स्लो है? नहीं सर, ए की मैक्सिमम स्पीड इतनी सी है, बी की तो मैक्सिमम स्पीड बहुत ज्यादा है। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू नहीं होगा, माफ कीजिएगा, ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि भाई जो वैल्यूएबल कार है वो बी है, ठीक है, और जो स्लोएस्ट कार है वो ए है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। आप एक्सप्लेन कैसे करोगे, इन्हीं पॉइंट्स का नाम लेके कि देखो पॉइंट बी यहां पे है तो वो ज्यादा है, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी एज कंपेयर टू पॉइंट ए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। आसान से प्रश्न यहां पे। सवाल नंबर 85 क्या बोल रहा है भाई, सोनल एंड अनमोल मेड अ सीक्वेंस ऑफ टाइल डिजाइन फ्रॉम द स्क्वायर व्हाइट टाइल सराउंडिंग ऑन अ स्क्वायर पर्पल टाइल। ठीक है भाई, यहां पे अलग अलग डिजाइन बनाए हैं। द पर्पल टाइल्स कम इन मेनी साइजेस, 3 ऑफ द डिजाइन आर शोन बिलो, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल। चलिए इनको हम कंप्लीट करेंगे। तो देखो पहला क्या है, साइज ऑफ पर्पल टाइल कितना है, यदि 1 है तो स्क्वायर वाले फिर व्हाइट वाले कितने हो गए, तो व्हाइट वाले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो जब एक पर्पल टाइल है या साइज उसका 1 है तो यहां पे 24 टाइल लग रहे हैं। जब आपने साइज 2 कर दिया तो आप कितने लगेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, कितने, 30। अब जब आपने साइज 3 कर दिया तब कितने लग रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 7, नीचे भी 7, इधर भी 7, कितने हो गए सर, ये हो गए 28। उसके बाद यहाँ पे देखो तो 4 4 4, तो 28 और 12 करने पे कितना हो जाएगा, 8 और 2 10, 2 और 1 3, तो 40 हो गए, यहाँ पे 40। उसके बाद फिर जब आप 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपको बताना है। क्या हमारे पास यहाँ पे कुछ पहले 3 को हमें भरना था, 3 ऑफ द डिजाइन आर गिवन बिलो, ठीक है, बाकी आपको टेबल कंप्लीट करना है। और जानकारी हमें कुछ पैटर्न मिल रहा है क्या, यहाँ पे देखो पैटर्न चेक करो, आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे क्या होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे पैटर्न ध्यान से, पहली वैल्यू क्या थी सर, 24, दूसरी वैल्यू सर, दूसरी वैल्यू थी यहाँ पे 30, तीसरी वैल्यू हो गई थी कितनी, 40, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करना कितने टाइल्स है सर, 1 2 3 4 5, 5 5 जा 25, ठीक है, और आपने माइनस कितना किया, आपने माइनस किया 1 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या मैं लिख सकता हूं कि 5 स्क्वायर माइनस 1 हो रहा है, 25 माइनस 1, जी सर। दूसरे वाले में हालांकि जब आप दूसरे वाले में देखेंगे तो यहाँ कितने, 1 2 3 4 5 6, सॉरी यहाँ पे 6 हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ये 30 नहीं है, शायद 32 होगा, यदि मैं गलत नहीं हूं तो। एक बार काउंट कर लेते,
ये कितना होगा 6 6 12 6 18 6 24 24 और यहाँ पे 4 4, ठीक है 24 और 8 कितना होगा 32 हो गया। 32 कैसे आएगा, देखो 32 आएगा 6 स्क्वायर माइनस 4, ठीक है दैट इज बेसिकली 6 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। यहां पे आप देखोगे तो 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, पैटर्न चेक कर रहे हो, ऊपर क्या हो रहा है 5 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो 4 वाले में क्या होगा सर 8 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, अगले में 5 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, सॉरी 9 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, फिर अगले में हो जाएगा यहां पे 10 स्क्वायर माइनस कितना, यहां पे हो जाएगा 10 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर, ठीक है। तो गैप कितना है बीच में 4 का है, तो वहां पे अगर 100 है तो 100 स्क्वायर, तो ऊपर कितना हो जाएगा 4 ज्यादा मतलब 104 का स्क्वायर, ऐसा कुछ होगा, ठीक है। आपने पैटर्न जज किया, जब यहां पे 25 थे पूरे, ठीक है मतलब 5 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा 24, यहां पे 6 का स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर मतलब 32, देन 7 का स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, कुछ इस तरीके से आपका पैटर्न यहां पे चल रहा है। आपको ये पैटर्न समझ में आया, कैसे पता लगाया आपने, इन तीनों को आपने जज किया, वहां पे आपको क्या देखने को मिल रहा है कि वैसे तो ये 5,5 का बॉक्स है लेकिन 1,1 माइनस हो रहा है, ये 6,6 का पैटर्न है लेकिन 2,2 माइनस हो रहा है, देखो 4 गायब हो गए। यहाँ पे 7,7 का पूरा ये पैटर्न है लेकिन बीच में से 3,3 मतलब 9 माइनस हो गए। ऐसे ही अगर 8,8 होता तो नीचे से 4,4 माइनस हो जाते। चलिए स्क्रीन क्लियर, ये हमें पैटर्न मिल गया। अब हमें आगे क्या बोला गया, देखिए ड्रॉ अ ग्राफ यूजिंग द फर्स्ट 5 पेयर्स ऑफ द नंबर इन योर टेबल, डू द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन। चलिए यहाँ पे चेक करते हैं क्या थी वैल्यूज, 24 32 40, अब 4 में क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 माइनस 16, 64 में से 54 और माइनस 6 करेंगे तो शायद 48 आ जाएगा, यस सर। उसके बाद फिर 5 का स्क्वायर हो जाएगा कितना सर 9 का स्क्वायर 81, 81 माइनस 5 स्क्वायर, तो 81 माइनस 25 कितना हो जाएगा, 8 की जगह यहां पे आ जाएगा 7, और यहां पे 11 में से 5 गया तो 6, 7 में से 2 गया तो 5, 56, 10 यहां पे हो जाएगा मतलब कितना सर, ये हो जाएगा 5 के बाद 10 स्क्वायर मतलब 100, ऊपर हो जाएगा कितना 14 का स्क्वायर मतलब 196, तो यहां पे आएगा 96। एक और जो पैटर्न चेक करो, यहां पे देखो 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40, 8 6 जा 48, 8 7 जा कितना होता है 56, और यहां भी 8 1 जा 8, 8 12 जा हो जाएगा 6 कितना 96, तो सब 8 से डिविजिबल है। जब आप इसका ग्राफ बनाएंगे तो किस तरीके से बनेगा, तो यहां पे देखिए भाई x की वैल्यू कितना 1,4, फिर यहाँ पे 2 8 3 12 4 16 5 20, इस तरीके से आपकी वैल्यूज बनेंगी, ठीक है। कैसे बनेंगी वैल्यूज सर, ये 1 4 कहां से आया, तो देखो यहां पे आपका क्या पैटर्न बन रहा है भाई, 1 पे 4 वैल्यूज है, नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स इन द बॉर्डर बोल रहा है वो, ठीक है इन द बॉर्डर, ठीक है ना कि पूरे बोल रहा है, बॉर्डर पे कितने होंगे ये आपको बताना है, ठीक है उस हिसाब से आप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे आपका साइड लेंथ ऑफ द पेपर टाइल वो जो पर्पल वाला है उसका कितना साइज है, और व्हाइट टाइल्स एट द बॉर्डर कितने हैं वो आपको बताना है, तो वो आपने यहाँ पे मार्क किया है। चलिए डू द पॉइंट्स लाई ऑन अ लाइन, यस सर, जैसा कि फिलहाल दिख रहा है बिल्कुल वो एक लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो कुछ इस प्रकार से हमारा ग्राफ यहाँ पे बन रहा है। हम करेंगे यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल नंबर 86 की ओर। अब यहाँ पे क्या पैटर्न है, यहाँ पे भी वही डिजाइन आ रहा है, देखो रोज कितनी है 4, तो 1 2 3 4, 4 रोज में 9 कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9, व्हाइट वाले हैं 9 और पर्पल वाला है 1, ठीक है। दूसरे वाले में रोज है कितनी 6, गिनो 1 2 3 4 5 6, उसमें से व्हाइट कितने होंगे आप काउंट कीजिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 हो जाएंगे यहाँ पे कौन से वाले व्हाइट वाले, और पर्पल कितने, पर्पल भी 6 हैं, ठीक है काउंट करो सर। ये देखिए 1 2 3 4 5 6, नेक्स्ट में अगले वाले में क्या होगा 8 वाला है, ठीक है 6 के बाद, तो देखो रोज में हमेशा ये 2 4 के बाद 6 6 के बाद 8 हो रहा है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, कितने हैं 21, और पर्पल कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15। अब आप क्या करेंगे कंप्लीट द टेबल, तो आपने टेबल कंप्लीट कर लिया, कैसे आपने पैटर्न को चेक किया, रीड किया, समझा, गिना
और अपना टेबल कंप्लीट किया। 9 पे 1 थे, 6 में क्या हिसाब था, 1 2 3 4 5 6 थे पर्पल वाले, यहाँ पे कितने थे, 15 थे पर्पल वाले, और ये थे 21 और यहाँ पे थे 15, है ना, कुछ इस प्रकार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, हाँ 15 थे। चलिए टेबल हमने कंप्लीट कर दिया। ग्राफ अगर हमें अगले बार आगे ड्रॉ करने को बोलेंगे तो आप ग्राफ बिल्कुल बनाएंगे। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ व्हाइट टाइल्स, ठीक है। ड्रॉ अनदर ग्राफ ऑफ द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ पर्पल टाइल, पुट द नंबर ऑफ रोज ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। अच्छा, एक ही ग्राफ में आपको दोनों चीजें बनानी है, ठीक है, एक ही ग्राफ में आपको दोनों चीजें बनानी है। एक में होगा रो और व्हाइट टाइल्स, फिर दूसरे में उसी रो के रेफरेंस में आपको पर्पल टाइल्स भी मार्क करने हैं, ठीक है। शायद मैं अगर चित्र दिखाऊं आपको तो कुछ इस प्रकार बनेगा। देखिए यहाँ पे कितना है, 4 और 9 व्हाइट टाइल्स में, तो ये 4 और यहाँ पे 9, ठीक है। फिर दूसरा था 6 और 15 व्हाइट वाले बनाने, तो 6 15, तीसरा वाला 8 और 21, तो ये 8 और 21। चलिए अगर वो आपसे बोले दूसरा भी बनाइए तो आप क्या करेंगे, सब वो भी बना सकते हैं, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। क्या था, 4 और 1 था, तो देखो यहां कहीं बनेगा 4 1, इधर पे आएगा वो पॉइंट, है ना। फिर कितना था, 6 और 6 था ना, 6 पे 6 थे ना, यस सर, तो 6 पे 6 हो जाएगा, मतलब यहां कहीं, ठीक है। उसके बाद फिर 8 पे थे 15, तो 8 पे 15 मतलब कहां पे आएगा, यहां कहीं आएगा, है ना। तो कुछ इस प्रकार से आपका वो वाला ग्राफ बनेगा। डू दे विच ग्राफ इज लीनियर, दोनों में से कौन सा ग्राफ लीनियर है। तो सर यदि हम बारीकी से देखें तो क्लियरली मुझे जो ये वाला ग्राफ है पहला वाला वो लीनियर लग रहा है, लेकिन ये नहीं लग रहा है इतना ज्यादा, ठीक है। तो कौन सा वाला ग्राफ, पहला वाला, जिसमें क्या है, रोज और व्हाइट टाइल्स है, वो थोड़ा लीनियर है कि देखो 4 के बाद 9, फिर 6 15 8 21, एक फ्लो और पैटर्न बन रहा है। हालांकि दूसरे वाले में इतना अच्छा फ्लो नहीं बन रहा है। 4 पे 1 है, फिर 6 पे हो गए 6, उसके बाद 9 पे 8 पे हो गए 15, तो वो इतना फ्लो में नहीं जा रहा है। चलिए स्क्रीन हम करेंगे क्लियर, कौन सा वाला लीनियर है, तो हमारे हिसाब से रो और व्हाइट टाइल्स वाला ज्यादा लीनियर दिख रहा है। और इसी के साथ हम आ गए हमारे सेशन के एंड की तरफ, और इस सेशन में हमने क्या किया है वो हम बात करेंगे, लेकिन उसके पहले आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट के बारे में। तो भाई मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट अब आपके लिए फुल्ली फंक्शनल, आप एकदम अच्छे से इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन सर ये वेबसाइट बनाई क्यों है, मतलब हमारा यूट्यूब चैनल है, उस पर इतने सारे सेशन हैं, इतना सारा ज्ञान मिल जाता है, फिर ये अलग से वेबसाइट क्यों बनाई गई है। देखो ईमानदारी वाली बात, मतलब मैं कसम खा के कहता हूं, हुआ ये कि ना हमारे जितने यूट्यूब पे जब आप देखेंगे हमारे चैनल को, तो उस पर बहुत वीडियो है, मतलब हजारों में सेशंस हैं, ठीक है। इन सारे सेशंस में कई बार हमें ऐसे ईमेल्स, व्हाट्सएप मैसेजेस, कमेंट्स आते हैं यूट्यूब वीडियोस पे कि ये वाली प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, ये वाला सेशन नहीं मिल रहा है, ये वाला चैप्टर कवर नहीं हुआ है क्या, जबकि टीचर सारे चैप्टर्स कवर कर चुके होते हैं। और कई बार स्टूडेंट्स का इसी में नुकसान हो जाता है कि उन्हें पता ही नहीं रहता है कि ये चीज टीचर ने कवर कर दी और वो हमारे साथ पढ़ सकते हैं। तो उस समस्या का जो हमने निवारण किया वो ये वेबसाइट के रूप में किया है, जहां पे आप अलग अलग क्लासेस का कंटेंट, अलग अलग चीजें जो हमने पढ़ाई हैं वो सब एक ही जगह पे देख के अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हैं। भाई आपको उदाहरण के तौर पे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर पढ़नी है, आपको प्लेलिस्ट नहीं मिल रही है, आपको कोई वीडियो नहीं मिल रहा है, आप यहाँ पे जाइए, ठीक है। आपको यहाँ पे कक्षा 8वीं 7वीं सबकी मैथ साइंस जो भी एग्जाम्पलर यहाँ पे खत्म की है टीचर्स ने, वो अब बनाई है आपके लिए, वो आपको यहाँ मिल जाएगी। यहाँ पहुंच के आपको केवल वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करना है बस। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करते हैं, कुछ इस तरीके से हमारा यहाँ पे जो क्लास 8 का जो मैथ्स एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का टैब है वो खुल जाएगा, जहां पे आपको एक डिटेल्ड चैप्टर वाइज लिस्ट मिल जाएगी। हर एक चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, किस लेक्चर में क्या टॉपिक कवर किया है, कौन से क्वेश्चंस कवर किए हैं, लेक्चर की ड्यूरेशन क्या है, वो आप आसानी से यहाँ पे पढ़ सकते हैं। और देखो कौन सा वीडियो मिसिंग है, कौन सा नहीं, या कौन सा वीडियो आपने लास्ट खत्म किया, आपको अगला क्या पढ़ना है, उसके हिसाब से नंबरिंग भी की हुई है। तो आप आसानी से नंबरिंग के हिसाब से अपने वीडियोस को कवर कर सकते हैं, अपने प्लानिंग कर सकते हैं कि मुझे किस दिन कौन सा सेशन पढ़ना है। ये रहा आपका डिटेल लिस्ट। यहां पहुंच के आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक कीजिए। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, आपको कुछ इस तरीके से एक डिटेल वीडियोस मिल जाते हैं, हूबहू यूट्यूब जैसे, सेम टीचर्स, सेम कॉन्सेप्ट, सेम क्वालिटी, सेम क्वेश्चन, नथिंग चेंजेस, ठीक है। हाँ, एक छोटा सा चेंज ये आता है कि यहाँ पे ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, और ना ही कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सजेशन, केवल और केवल आपका पूरा ध्यान पढ़ाई पे रहे। यही हमारा हमेशा से कोशिश रही, और ये वेबसाइट हमें वो कोशिश करने में काफी हेल्प करती है। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो बेसिकली हमारा जो इंट्रोडक्शन टू ग्राफ चैप्टर है उसके हमने बहुत सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व किया। एंड आपको एक छोटा सा होमवर्क करना है कि इन सारे क्वेश्चंस को एक बार दोबारा प्रैक्टिस करना है, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ स्टूडेंट परफेक्ट,
ठीक है, मैन वुमेन नहीं होता, सब स्टूडेंट होते हैं, हम सब पढ़ाई कर रहे हैं जीवन में। एक छोटी सी रिक्वेस्ट यार, आपको वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करना है, बिकॉज ज्ञान जितना बांटोगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा, इट मल्टीप्लाइज। ठीक है, अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।